हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों को जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई के बच्चों का है ना। जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं, उन दोनों ब्रांच के बच्चों को मैं आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक आपका सब्जेक्ट है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका हम वर्कशॉप करेंगे आज पूरा, ठीक है। मतलब 5 यूनिट का हम उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं उसको कवर करेंगे। एक ही वर्कशॉप में 2 घंटे का चलेगा आपका कंटिन्यू, ठीक है। तो इसके लिए हमने देखना है कि क्या होता है वो सब्जेक्ट के बारे में पहले देखेंगे, और उसको हम कहाँ यूज करते हैं, है ना। और क्यों पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को, तो ये सब चीज हम पढ़ेंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है, ये आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच में बच्चों को पढ़ना है, ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। और अभी आपका फोर्थ सेमेस्टर है, तो आप ये सिग्नल सिस्टम पढ़े होंगे अपने थर्ड सेमेस्टर में, तो कुछ चीजें आपको वहाँ पे क्लियर होगा कि सिग्नल्स क्या होता है ना, सिग्नल सिस्टम क्या होता है। तो वैसे ही जैसे सिग्नल होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसी चीज को हम डिजिटली या फिर एनालॉग फॉर्म में हम उसको पढ़ते हैं। तो जब हम डिजिटली उस चीज को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर करते हैं। और उसी को जब हम एनालॉग फॉर्म में पढ़ते हैं, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है, जो आगे चल के आपको आएगा सब्जेक्ट ब्रांच में, ठीक है, आपकी इस ब्रांच में। तो इसको हम कहेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस इज द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, जो कि डिजिटल सिग्नल के द्वारा इसको हम पढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक फील्ड है जो हम डिजिटल सिग्नल के द्वारा इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो सिग्नल प्रोसेस्ड होता है या फिर जनरेट होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा, उसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। ओके, जो भी सिग्नल है वो प्रोसेस्ड होता है या जनरेट होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा, और डिजिटल होगा, वो नेचर में डिजिटल होगा। डिजिटल का मतलब डिस्क्रीट होगा नेचर में। ओके। तो जैसे कि आपका डिजिटल सिग्नल के बेसिस पे आपका जो स्मार्टफोन है, ये ना, जो आपका कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सब डिजिटली वर्क करता है। ओके। जो भी आपका कम्युनिकेटिंग इक्विपमेंट है जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं, वो हमारा डिजिटल फॉर्म में चलता है, ठीक है। ऐसे ही बात करेंगे एनालॉग फॉर्म की, कि एनालॉग जो इक्विपमेंट होता है वो क्या होता है। एनालॉग इक्विपमेंट हमारा होता है एम्पलीफायर जैसे हो गया, वो हमारा एनालॉग इक्विपमेंट है, ठीक है। वो एनालॉग सर्किट को रीड करता है, वो एनालॉग सर्किट को समझता है। टाइमिंग सर्किट हो गया, ये सब आपका जो था, ये आपको एनालॉग में होता है, ठीक है। तो एनालॉग सर्किट जो होता है वो आपका एनालॉग के लिए पढ़ते हैं। और डिजिटल सर्किट में जो आपका डिजिटल इक्विपमेंट होता है, जैसे स्मार्टफोन हो गया और आपका पीसी हो गया, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो वो सब हम आपका पढ़ते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो होता है, इसका मतलब कि जो सिग्नल विच इज प्रोसेस्ड और जनरेट यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आर डिजिटल इन नेचर, वो डिजिटली होना चाहिए, उसका जो नेचर है वो डिजिटल होना चाहिए, डिजिटल फॉर्म में ही वो प्रोसेस्ड होगा या फिर जनरेट होगा। तो उसको हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे है लिखा हुआ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कवर्स द कम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ डिजिटल सिग्नल, बिल्कुल सही, डिजिटल सिग्नल के बारे में पूरा ही हम पढ़ेंगे डेप्थ में, तो वो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर होगा, ठीक है। डिजिटल सर्किट आर डिजिटल टेक्नोलॉजीज विच इज द इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ठीक है। जो भी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है वो हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स जो हमारा यूज करते हैं, वो हमारा डिजिटल नेचर का जो भी सिग्नल होता है उसको कवर करता है, ठीक है। तो डिजिटल डिवाइस का जो होता है वो ज्यादा फास्टर होता है। पहले हमारा एनालॉग डिवाइस था, जैसे एम्पलीफायर हो गया, टाइमिंग सर्किट हो गया, वो उतना एक्यूरेसी और उतना फास्टर नहीं था, उतना एफिशिएंट नहीं था। इसी वजह से आया हमारा डिजिटल डिवाइसेस, ठीक है। ये डिजिटल डिवाइसेस में जो है हमारा, वो हमारा ज्यादा फास्ट इक्विपमेंट होता है, ठीक है। इसका कंपेयर टू द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो भी हमारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उसके कंपेयर में जो डिजिटल है वो ज्यादा हमारा एक्यूरेट वैल्यू दे पाता है, फास्टर भी होता है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या स्टडी करेंगे? फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ डील्स विद द एनालॉग सिग्नल, जिसको हम एनालॉग सिग्नल के द्वारा उसको हम स्टडी करेंगे, एनालॉग सिग्नल के द्वारा हम उसको प्रोसीड करेंगे या फिर जनरेट करेंगे सिग्नल को, ठीक है। तो वो हमारा एनालॉग इक्विपमेंट जैसे एम्पलीफायर, टाइमिंग सर्किट, वेव शेपिंग सर्किट, ये सब जो है ये हमारे एनालॉग सर्किट का एग्जाम्पल है, तो उसमें एनालॉग सिग्नल जाएगा। लेकिन जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करेंगे, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि हमारा
आपका कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, है ना। तो ये सब जो है हमारा, वो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन को समझता है और डिजिटल इक्विपमेंट है ये सब। तो एनालॉग सिग्नल का जो होता है, वो हमारा जो एम्पलीट्यूड है एनालॉग सिग्नल में, वो किसी भी रेंज में आप एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। और डिजिटल सिग्नल का बात है, सिग्नल सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि डिजिटल सिग्नल में क्या होता है कि डिस्क्रीट वैल्यू होती है ना। डिजिटल सिग्नल में जो हमारा वैल्यू होती है वो क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यू होता है, एक फिक्स पॉइंट पे आता है और एक फिक्स पॉइंट पे जाता है, ठीक है। या तो जीरो पे या फिर वन पे, जीरो पे वन पे वैल्यू देगा, जीरो पे वन पे वैल्यू देगा। लेकिन एनालॉग में क्या होता है, पर्टिकुलरली एक टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट पे आप वैल्यू फाइंड करेंगे, किसी भी टाइम ड्यूरेशन में वैल्यू फाइंड करेंगे तो हर एक पॉइंट पे एम्पलीट्यूड देगा। देखिए कि सभी पॉइंट पे एम्पलीट्यूड अलग अलग देगा आपको, ये होता है एनालॉग में। लेकिन डिस्क्रीट में क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम पे देगा और फिर थोड़ी देर बाद वो जीरो वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली टाइम पे देगा, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सिग्नल या फिर डिजिटल सिग्नल। ओके, तो ये तो बेसिक चीज था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट जो है और इसका एडवांटेज क्या है। तो हमने बताया कि अभी एक्यूरेसी के लिए हम यूज करते हैं कि कोई भी हमारा जो एक्यूरेसी हमारा अच्छा होना चाहिए, फास्टर होना चाहिए, इसलिए हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आया। पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए आया क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो फास्टर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, है ना, मोर एफिशिएंट होना चाहिए। तो इसलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम काम करते हैं। ओके, अब देखते हैं कि ये इसको हम के क्यों आया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अभी हमने बताया था आपको, है ना, कि डिजिटल सर्किट आर द रिलेटिवली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारा डिजाइन करने में भी इजी है। ओके, और जो इसका ये हाई एक्यूरेसी है, प्रोग्रामेबिलिटी इसकी काफी अच्छी है, हाई एक्यूरेसी है। ट्रांसमिटिंग सिग्नल आर नॉट रिक्रिएटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है उसको वो मोर कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे सैटेलाइट वगैरह के लिए हम यूज करते हैं, तो डिजिटली यूज होता है। ओके, ट्रांसमिटेड सिग्नल आर नॉट डिस्क्रिप्टेड ऑन द लॉन्ग डिस्टेंस, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिशन गड़बड़ हो जाता था एनालॉग के कारण, तो इसलिए डिजिटल आया। डिजिटल सिग्नल कैन बी स्टोर्ड इजिली, इसको हम इजिली स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। मोर इम्यून और टू नॉइज, है ना, एरर जो ये होता है ना, तो एरर फ्री और नॉइज फ्री बहुत ही ज्यादा इसका कम होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इसलिए हम इसमें ये करते हैं ना। जबकि इन केस ऑफ द हाई स्पीड डिजाइन स्मॉल नॉइज कैन बी इंड्यूस्ड एरर इन द सिग्नल। मतलब ठीक है, अगर हाई स्पीड ज्यादा डिजाइनिंग की जाती है, हाई स्पीड जहाँ पे होता है तो वहाँ पे नॉइज क्रिएट होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत नॉइज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एनालॉग सिग्नल। ओके, तो जब भी हम एनालॉग सिग्नल की बात करेंगे तो वहाँ पे जो हमारा सिग्नल होगा वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बात करेंगे तो सिग्नल होगा हमारा वहाँ पे एनालॉग सिग्नल। और लेकिन जब भी हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो सिग्नल क्या होगा, वो डिजिटल सिग्नल होगा। तो यहाँ पे ये सब इसका एडवांटेज है, यानी कि एडवांटेज कह रहे हैं या फिर हम क्यों यूज करते हैं। डिजिटल सर्किट आर मोर रिलायबल सिंस इट्स आउटपुट इज इनवेरिएंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, वेयर एज द एनालॉग सर्किट आउटपुट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। ओके, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम डिजिटल सिग्नल को भी चेंज कर सकते हैं। इट इज मोर सिक्योर, ये सिक्योर भी काफी अच्छा होता है। ट्रांसमिशन रेट इज हायर, ट्रांसमीटर रेट इसका हायर होता है, इसलिए हम ब्रॉडबैंड विड्थ के लिए यूज करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं डिजिटल सिग्नल को हम। ओके, ब्रॉडबैंड के लिए हम यूज करते हैं इसका। तो ये हमारा हो गया एनालॉग सिग्नल, सॉरी डिजिटल सिग्नल हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन में, सॉरी डिजिटल कम्युनिकेशन में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, फिर मेडिकल इक्विपमेंट के लिए हम यूज करते हैं। तो देखिए कम्युनिकेशन में लिए कैसे यूज करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आर यूज्ड इन द वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम के वैरायटी में बहुत जगह यूज होती है, जैसे सेलफोन हो गया, सैटेलाइट सिस्टम हो गया, इन सब चीजों के लिए, इंटरनेट के लिए यूज हो गया, पीसी के लिए, पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सब है कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज कहाँ कर सकते हैं। दे आर यूज द ट्रांसमिट एंड रिसीव द डेटा, बिल्कुल सही, डेटा को ट्रांसमिट एंड रिसीव करने के लिए यूज करते हैं, एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ द डिकोड द सिग्नल, सिग्नल को डिकोडिंग एंड कोडिंग के लिए हम यूज करते हैं ना, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, सिग्नल को डिकोड करने के लिए, है ना, एनकोड करने के लिए,
मक्स डिमक्स के लिए हम यूज करते हैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इंटरटेनमेंट में हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आर द वैरायटी ऑफ द इंटरटेनमेंट डिवाइसेस। इंटरटेनमेंट डिवाइसेस टीवी हो गया, वीडियो गेम है ना, कंसोल्स हो गया, इस सब चीज के लिए यूज करते हैं, म्यूजिक प्लेयर्स के लिए यूज करते हैं। तो ये है हमारा, ठीक है। दे आर यूज द प्रोसेस एंड डिस्प्ले इमेज के लिए यूज करते हैं, एज वेल एज द स्टोर्ड एंड प्लेबैक ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट्स। ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट के लिए यूज करते हैं, तो इंटरटेनमेंट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करेंगे, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आर यूज्ड इन द ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है, इंक्लूडिंग व्हीकल एंड ट्रैफिक कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, है ना। ट्रैफिक कंट्रोल लाइट जो बनता है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस्ड पे ही उसकी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। डिजिटल सिस्टम ही से ही होता है, वो 0 और 1 को ही रीड कर पाता है। 0 1 हमारा बाइनरी नंबर है, उसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही हम समझते हैं, वो जो हमारा प्रोग्राम होता है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 1 पे ही चलता है। तो जो आपको ट्रैफिक कंट्रोल के लिए प्रोग्राम किया जाता है ना, सिग्नल के लिए किया जाता है, तो उसमें हम यूज करते हैं। तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर इंडस्ट्रीज कंट्रोल में भी हमारा यूज होगा, तो वो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है वहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन में जो है आपका ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया ऑपरेशन engine and the system as well as the negative navigate and the communication with the vehicle, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं, इंडिकेटर वगैरह के यूज के लिए यूज करते हैं। तो फिर इंडस्ट्रियल कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, तो इंडस्ट्रियल कंट्रोल में देखिए ऑटोमेट एंड कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। मेडिकल में हम कहाँ यूज करते हैं, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल में यूज होता है, सच एक्सरे मशीन के लिए यूज करते हैं। पेशेंट को मॉनिटरिंग करने के लिए, है ना, जो उसका सिस्टम को मॉनिटरिंग करने के लिए यूज करते हैं। दे आर यूज इन द प्रोसेस एंड डिस्प्ले मेडिकल इमेज एज वेल एज द मॉनिटर एंड एनालाइज द पेशेंट का डेटा। जो भी पेशेंट का डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए या फिर एक्सरे मशीन के लिए मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं, तो वो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। वो जो डिस्प्ले लगा होता है, तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या मतलब कि वो जो डिस्प्ले है, वो डिस्प्ले जो है हमारा, वो हमारा कंप्यूटर सा होता है, कंप्यूटर जैसा होता है वो, जो कि सिग्नल को रीड करता है 0 और 1 में, यानी कि बाइनरी फॉर्म में, डिस्क्रीट के फॉर्म में सिग्नल को रीड करता है ना। और वही चीज हमें वहां पे फिर एनालॉग में कन्वर्ट करके दिखाता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, मशीन है, वो हमारा डिजिटल फॉर्म को ही समझता है, ठीक है। तो इसलिए हम इस सब जगह यूज करते हैं उसका, ये एप्लीकेशन इसलिए है कि हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है आपके, है ना, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट के सिलेबस तो 5 यूनिट ही होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सारे यूनिट में, तो हम यहाँ पे 3 यूनिट को 2 नंबर और 7 नंबर में पढ़ेंगे, और बाकी जो लास्ट के 2 यूनिट है, ये वाला और ये वाला, फोर्थ और फिफ्थ, उसका बस 2 2 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम वर्कशॉप चला रहे हैं, तो 2 घंटे में हमें पूरा ओवरऑल आपको कवर करवानी है, कि ताकि आप पास हो सके इस सब्जेक्ट में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप थोड़ा बहुत करके, थोड़ा आप खुद से भी मेहनत करें, पेन पेपर लेके बैठे, तो ज्यादा सही रहेगा कि क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व करें हमारे साथ साथ, ठीक है। अभी तो थोड़ी थोड़ी लग रहा है, आगे न्यूमेरिकल आएगा, है ना, डेरिवेशन है, क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा पेन पेपर लेके बैठेंगे तो ज्यादा सही होगा कैलकुलेट करने में, ओके। तो यहाँ पे जो 5 यूनिट है, तो 3 यूनिट के हम देखेंगे, 7 नंबर भी और 2 नंबर भी, और आगे का 2 यूनिट है उसका बस हम 2 2 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे में हम पास हो सकते हैं। ये हमारा सिलेबस है। जो एग्जाम पैटर्न में आते हैं वो हमने यहाँ पे ले लिया है, कि जो सेक्शन ए में आता है, 7 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, जो कि तो टोटल 14 मार्क्स हो गए। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन है 7 7 मार्क्स के, ठीक है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, तो 7 21 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और जो सेक्शन सी में आएंगे, वो भी आपको 5 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स आएंगे, इंटरनल चॉइस रहेगा उसमें से, कि आप कौन सा कर सकते हैं, 2 में से 1 करना होगा, 2 में से 1 कर, ऐसे ऐसे करके आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो 5 क्वेश्चन करेंगे तो 35 मार्क्स ये हो गए, ठीक है। तो टोटल आपके हो जा रहे हैं यहाँ पे 100 मार्क्स के। यूनिट फर्स्ट में देखेंगे हम, यूनिट फर्स्ट में जो कंटेंट हमारा लिखा हुआ नंबर सिस्टम है, फिर बाइनरी अर्थमेटिक, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका यूनिट फर्स्ट का कंटेंट है। इतने कंटेंट है, आप इतने कंटेंट में सारा इजी भी है, नंबर सिस्टम भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, बाइनरी कोड कन्वर्जन पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा डी मर्गन्स थ्योरम पढ़ सकते हैं, एसओपी पीयूएस सब पढ़ सकते हैं। के मैप भी आप पढ़ सकते हैं, हम अभी के मैप का क्वेश्चन करवा देंगे, 1 2 क्वेश्चन हम करवाएंगे, 1 2 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। टेबुलेशन मेथड भी तो इजी है, पहला यूनिट तो बहुत ही इजी है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला यूनिट में ये सब सारे टॉपिक है हमारे पूरे, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है बनाया हुआ सिलेबस, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है।
जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखिए 2 मार्क के क्वेश्चन में हमने यहाँ पे रखा है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2 मार्क में पूछा गया है, तो कन्वर्ट द फॉलोइंग, इसको कन्वर्ट करना है। तो ये क्या आएगा, नंबर सिस्टम के कन्वर्जन में आ गया है ना, जो आपने नंबर सिस्टम देखा है तो वहाँ पे कन्वर्जन में आ गया ये टॉपिक। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट करना है मतलब ये जो डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है। 7 है बेस में 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 का मतलब बेस में 7 लिखा हुआ है, 562.13 के बेस में 7 है, इसको बेस 10 में करना है, यानी कि डेसिमल में करना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 8 बेस में दिया हुआ है, यानी कि ऑक्टल में दिया हुआ, आपको करना किस में है, डेसिमल में करना है। ऑक्टल में दिया है, डेसिमल में आपको करना है, ये दोनों क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर में आए हुए हैं। ओके, तो पहला देखते हैं इसमें से हम। तो पहला क्वेश्चन जैसे ये है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, जिस किसी भी बेस को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, डेसिमल में कन्वर्ट करना है किसी भी बेस को, तो उसके पावर से उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके पावर से मल्टीप्लाई करना। तो देखिए यहाँ पे 562 है ना, ये जो है हमारा 562 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर दिए, यहाँ से देखिए ये जो बीच में प्लस है ना, ये वाला यहाँ से हम ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट है वो राइट साइड में जा रहा है, और डेसिमल के पहले वाला जो डिजिट है वो लेफ्ट में चलेगा। ओके, और जो भी डिजिट है उस डिजिट को उसके बेस के पावर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे 7 है, 7 बेस हो गया, तो 7 बेस को 7 के पावर 0, यानी कि 0 से स्टार्ट करना है लेफ्ट साइड में, और -1 -2 -3 -4 डेसिमल के बाद वाला में माइनस लगाना है। तो 7 के पावर 0 से स्टार्ट करना, 7 के पावर 0 इंटू 2, क्योंकि पहला डिजिट हमारा 2 है, लेफ्ट साइड चल रहे हैं हम, तो पहला डिजिट हमारा 2 है। ठीक है, तो 2, फिर बीच में प्लस, फिर 7 के पावर 1 इंटू 6, क्योंकि सेकेंड डिजिट हमारा 6 है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए सेकेंड डिजिट हमारा 6 है। ठीक है, 6 प्लस, जितना बार आएगा उतना बार बीच में प्लस प्लस करते चलेंगे। ठीक है, फिर आपका जो है 7 बेस से मल्टीप्लाई करना, तो बेस की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 1 2 ऐसे स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से। ठीक है, तो 7 की पावर 2, और डिजिट में क्या है 5, तो कर दिए, एंड कर दिए, क्योंकि 5 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसको कोई भी बेस से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे हमने बीच में प्लस रखा था, यहाँ पे बीच में हमने प्लस रखा हुआ है। ठीक है, ये जो है बीच में, ये मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ, यहाँ पे ये जो बीच में है ना प्लस, ये बीच में हमने प्लस लिख रखा है, क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल के लिए बीच में प्लस, और 1 3 है ना लास्ट में, तो 1 को क्या करेंगे, 1 इंटू 10 के पावर -1 से, क्योंकि जब आएगा तो बेस के पावर माइनस। ठीक है, तो 7 के पावर -1 प्लस 3 इंटू 7 के पावर -2, और आगे कोई और डिजिट होता तो प्लस 7 के पावर -3 इंटू जो भी डिजिट होता वो उसके साथ मल्टीप्लाई। तो राइट साइड में चलेंगे तो माइनस बेस के साथ है ना, बेस के पावर में माइनस के साथ, और लेफ्ट साइड में चलेंगे तो बेस के पावर में प्लस के साथ हम उसको करेंगे। ओके, और जो आएगा इस सबको आपको कैलकुलेशन करना तो आता ही है। 7 के पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, 1 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 7 प्लस ये 49 इंटू 5, सबको ऐड कर दीजिए, तो लेफ्ट में लिख दीजिए, फिर बीच में प्लस को, बीच में जो प्लस है उसको डेसिमल लिखिए, इंटू इधर वाले को कीजिए 1/10 के पावर 1/7 प्लस 3/49, ऐसा कर दीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर आ गया। सेम एज इट इज हम करेंगे सेकंड वाले को आप खुद से करेंगे। ये क्या है, बेस 8 है, तो 8 बेस के साथ जहाँ पे डेसिमल है वहां पे बीच में प्लस लगा दीजिए। देखिए ये बीच में है ना प्लस, तो इसको हमने यहाँ पे लाइन दे दिया, और इधर से पीछे से चले तो डेसिमल से पहले क्या है 4 6 7, तो 7 इंटू 8 के पावर 0 प्लस 6 इंटू 8 के पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 के पावर 2, ये वाला हो गया कंप्लीट। फिर डेसिमल के बाद चलेंगे 3 इंटू 8 के पावर -1। ठीक है, फिर 4 इंटू 8 के पावर -2 प्लस 2 इंटू 8 की पावर -3, ये हो गया। फिर सबको कैलकुलेट कर देंगे, और डेसिमल जैसे ही लगा है एज इट इज डेसिमल लगा के, डेसिमल में प्लस करने आपको आता ही है, सारा कुछ करके डेसिमल में बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा डेसिमल का प्लस। ठीक है, वो करके यहाँ पे आंसर कर देना है। तो ये हमारा 2 मार्क का था ये क्वेश्चन, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन इतना माइनस इतना, है ना, यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या होता है, उस मेथड से आपको इसको इसमें से माइनस करना है, यानी कि ये जो है इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो इसको मान लिए हमने x कह दिया, इसको हमने कह दिया y। ठीक है, इसमें से y को माइनस करना है यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड।
टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करते हैं। तो अब वंस कॉम्प्लीमेंट पहले समझेंगे, फिर टूज कॉम्प्लीमेंट समझेंगे। तो देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ये होता है क्या, 1 को 0 और फिर 0 को 1 ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, ये हमारा हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। तो मान लीजिए कोई डिजिट है, एग्जाम्पल के लिए ये हमने कोई ले लिया है ना, जब डिजिटल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो डिजिट हमारा बाइनरी फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो ये कोई है, इसको हमें करना है क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा 0 1 0 निकालेंगे, चेंज करके 0 को कर देंगे क्या 1, 1 0 को 1, इसको 0, ये कर दिया। तो ये हमारा हो गया क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट। जब वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट, इस टू कॉम्प्लीमेंट डालना होगा, तो क्या करेंगे, इसी में +1 ऐड कर दो, सॉरी, इसी का हम +1 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसको +1 कर देंगे तो क्या निकला था, 1 0 1 0 1, है ना, यही तो हमारा यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है। इसको हमें +1 कर देना है, +1 इसमें कर दीजिए, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। इसको +1 करो, क्या 1 + 1 बाइनरी का एडिशन क्या होता है, 1 + 1 को हम बोलते हैं 2, 2 को क्या लिखते हैं 1 0, तो 0 एडिशन, और ये कैरी में जाएगा 1, अब 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, इधर 0, तो ये हमारा हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले निकालेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 को ऐड कर देंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट। बाइनरी एडिशन भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, बाइनरी एडिशन कैसे किया जाता है, अभी मैं 1 2 क्वेश्चन करूंगी तो बाइनरी एडिशन आप सीख लेंगे, ठीक है। तो अब जो ये क्वेश्चन था हमारा, इसको हमने कह दिया एक्स और इसको हमने कह दिया वाई, ठीक है। तो एक्स में से वाई को माइनस करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट के मेथड से आपको परफॉर्म करना है इसका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स तो हमने यहाँ पे लिख लिया इसको, ठीक है, वाई हमने इसको नाम दे दिया। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका निकालेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जिसको सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्राहैंड को, सब्ट्राहैंड जिसको सब्ट्रैक्ट कर उसको बोलते हैं सब्ट्राहैंड, उसको हम करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट तो निकाल लें, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए इसको अल्टरनेट कर दीजिए, 0 को 1 1 को 0, है ना। तो इसको कर दिया हमने, और फिर इसके बाद इसमें +1 कर दिया, +1 कर दिया तो ये हो गया, ठीक है। तो ये y निकल गया, y की वैल्यू +1 करेंगे, 1 + 1 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 होता है 2, 2 को लिखते हैं हम 1 0, तो 0 आता है आपको सम में, कैरी में जाता है 1, तो कैरी में 1 और 0, फिर यहाँ आ गया 1, और बाकी एज इट इज सेम एज इट निकल गया, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 0 0 होगा। टूज कॉम्प्लीमेंट इसका ये निकल गया। टूज कॉम्प्लीमेंट जो ये निकल गया, तो इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन है भले ही, लेकिन हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो एक्स को वाई के साथ ऐड कर दिए, ये वाई कौन सा, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो वाई होता है वो, ठीक है। इन दोनों को हमने निकाल दिया क्या, टूज को एडिशन कर दिया, अब इन दोनों को हमने यहाँ पे एडिशन कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब इस दोनों को, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद ये वाला जो वाई था इसको हमने यहाँ लिख दिया, दोनों को कर दिया प्लस। तो प्लस करेंगे, बाइनरी एडिशन देखिए, 1 + 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 को करेंगे तो एडिशन 0, ये वाला लाइन देखिए, 1 1 को करेंगे तो 0, है ना, कैरी 1, ये जो कैरी 1 गया तो 1 1 यहाँ पे भी आएगा, 0 यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। और उसके बाद ये कैरी 1, फिर 1 1 का आएगा 0, कैरी 1, ठीक है। तो ये ऐसे हटाने को, और जब भी कैरी आता है, ठीक है, जैसे इसमें हमने किया ऐसे, तो 1 1 1 0 1 1 आया, ठीक है। तो देखते हैं हमारा जो एडिशन था वो 6 डिजिट का था, ठीक है। तो 6 डिजिट हम निकाल के और उसके बाद लास्ट के डिजिट हटा देते हैं, इसमें डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो 6 डिजिट आने के बाद हम क्या करते हैं कि 6 डिजिट रख के, जितने मतलब डिजिट को एडिशन किया है उससे अगर एक्स्ट्रा डिजिट आ रहा है तो उसको आप कर देंगे, यानी कि जो एंड कैरी है वो अगर आ रहा है एंड कैरी, तो उसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और बाकी आंसर लिख देंगे, तो आंसर हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, 1 1 0 1, यानी कि आंसर क्या, 1 1 0 1 1 1, ठीक है। यही हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था, यही हमारा यहाँ लिखा था ना, ये चीज जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ था पहले से। तो ये डायरेक्ट कैरी एंड कैरी को हटाने के बाद है, लेकिन हमने एक स्टेप और यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका, देखिए, ठीक है, ये आएगा, इस दोनों को बाइनरी एडिशन कर दिया। अब बाइनरी एडिशन करने के बाद एक डिजिट ज्यादा हो रहा था पीछे में एंड कैरी, तो इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, इस कैरी को डिस्कार्ड करके और बाकी जो डिजिट है उसको एज इट इज आंसर के रूप में लिख दिए, ये हमारा हो गया परफॉर्म, ठीक है। अब देखिए, इसी में दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिया 2 नंबर वाले में हमने, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से इसको और इसको माइनस करना है,
ठीक है। तो जिसको माइनस करना होता है, यानी कि जो आपका सब्ट्राहैंड होता है, ठीक है, उसका निकालते हैं हम टूज कॉम्प्लीमेंट। इतना ध्यान रखना। तो इसमें देखिए, इसमें इसका निकालेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट। तो सेकंड वाले को हमने y मान लिया, और पहले वाला x है, तो पहले वाला x एज इट इज लिखा हुआ, सेकंड वाले को y मान लिया। और इसका निकालना हमें टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले, बस कर दिए तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकल गया, टूज कॉम्प्लीमेंट निकल गया। ठीक है। अब जो टूज कॉम्प्लीमेंट निकला है y का, उसको कह तो रहा है आपको परफॉर्म करने के लिए सब्ट्रैक्शन, लेकिन आपको क्या करना है, एडिशन करना है। टूज कॉम्प्लीमेंट में ऐसे ही निकालते हैं हम। ठीक है, इसको हम निकालते हैं एडिशन। तो एडिशन कर दिया। एडिशन करने के बाद इन दोनों का देखिए, 0 1 का एडिशन 1। ठीक है, 0 1 का 1, 0 1 का 1, 1 0 का 1, और 1 0 1 का भी 1। ठीक है, एडिशन हमारा सारा सही है। इसमें एंड कैरी नहीं आ रहा है, क्योंकि 6 डिजिट 5 डिजिट का एडिशन है, तो 5 डिजिट ही आ रहा है एज इट इज। तो आंसर सेम हो गया। ठीक है। अगर इसमें सॉरी, अगर अगर कैरी आता, इसमें अगर कैरी आता, यहाँ पे 5 डिजिट का है, एज इट इज 5 डिजिट आ गया, तो हमें इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है विद द नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है। लेकिन अगर टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं इसका अगर एंड कैरी आता है ना, कुछ भी एंड कैरी यहाँ पे एक्स्ट्रा मान लीजिए आ जाता, तो उस एंड कैरी को हम रिमूव करके आंसर लिख देते हैं। लेकिन एंड कैरी नहीं आ रहा है यहाँ पे हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमारे 5 डिजिट का हमने किया था एडिशन, तो 5 डिजिट ही आ रहा है, कोई भी कैरी नहीं आ रहा है। तो जब कैरी नहीं आएगा, तब आपको क्या करना है कि उसका निकालना है फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये 1 1 वाले को टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, और उसको माइनस साइन के साथ लिख दो, आंसर आ गया। ठीक है। और जब अगर कैरी आता, तो कैरी को हटा के रिमूव कर देते बस। जब कैरी नहीं है, तब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको। इस बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। तो इसका निकालेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये ट्रिपल मतलब 5 टाइम्स 1 है, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 0 0 0 0। ठीक है। अब निकालना क्या, टूज कॉम्प्लीमेंट, तो +1 कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन के साथ कर दिया, ये इसका आंसर आ गया। तो माइनस साइन के साथ इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, और वो उसका आंसर हो जाएगा। कब, जब कैरी नहीं आएगा तब। और जब कैरी आएगा, तो बस कैरी को डिस्कार्ड कर देना, हटा देना है, और आंसर लिख देना। ठीक है। अब ये डेसिमल वाला देखिए, डेसिमल को वाला क्या है, ये पॉइंट में दिया हुआ है एक्स, और ये वाई की वैल्यू दी हुई है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना एक्स और वाई की वैल्यू, तो एक्स में से वाई को माइनस करना है। तो जिसको माइनस करना, उसका निकालेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट हमेशा की तरह। तो टूज कॉम्प्लीमेंट हमने इसका निकाल दिया, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट +1 करके टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। ओके। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, फिर हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एक्स और वाई को ऐड कर देंगे। यहाँ पे माइनस दिख रहा है, लेकिन हम होता है एडिशन। ठीक है, ये माइनस साइन लगाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कह रहा है सब्ट्रैक्शन करने के लिए। लेकिन हम करते हैं इसको एडिशन। ठीक है, एडिशन कर दिया यहाँ पे, डेसिमल के एज इट इज डेसिमल रहा। तो यहाँ पे क्या होगा कि दिख रहा है आपको, है ना, एंड कैरी आ रहा है एक्स्ट्रा में, तो उसको हमने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया, डिस्कार्ड कैरी करके लिख दिया, और जो आ गया डिस्कार्ड करने के बाद एक्स्ट्रा डिजिट जो भी आएगा, उसको डिस्कार्ड करके, और जो आया था आपका आंसर लिख दिया हमने। ठीक है। तो ये डिस्कार्ड करने के बाद इसको एज इट इज आंसर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, आप खुद से भी इसको 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, तो अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसी में जो आपका यूनिट है, मतलब फर्स्ट यूनिट में जो हमने आपने देखा था वहां पे, आपने देखा था वहां पे कि कोड कन्वर्जन हमने देखा था, है ना। और फिर आपका वो था, क्या बोलते हैं, बेस का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बेस को चेंज करना, है ना, बेस कन्वर्जन या बाइनरी कन्वर्जन नंबर सिस्टम। उसके बाद आपका के मैप भी दिखा था। तो 7 नंबर में के मैप का क्वेश्चन आता है, जो कि आपको लगता है थोड़ा समझ लेंगे तो 7 नंबर आपके हाथों में है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो इतना ही बड़ा है, 7 नंबर में बस इतना ही बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मिनिमाइज द गिवन बुलियन फंक्शन यूजिंग के मैप। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ये फंक्शन, ये बुलियन फंक्शन दिया हुआ है, इसको कहते हैं बुलियन फंक्शन। इसको मिनिमाइज करना है के मैप को यूज करके। केमएप हम क्यों यूज करते हैं, कोई भी बुलियन फंक्शन है, वो बहुत ही लेंदी है अगर, तो केमएप यूज करने से उसकी एक्यूरेसी जो है और इजी वे हो जाता है, जल्दी से हम इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें जो इक्वेशन है वो जल्दी मिल भी जाएगा, मिनिमाइज फॉर्म में मिलेगा, और एक्यूरेसी भी काफी अच्छी होगी, गलत होने की संभावनाएं कम होगी। ठीक है, इसलिए हम केमएप को यहाँ पे यूज करते हैं। इसके थ्रू इस बुलियन फंक्शन को हमें सॉल्व करना है, मिनिमाइज करना है ना। तो ये हमारा ABCD करके कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये जो बीच वाला डिजिट दिया हुआ ये तो देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कितने वेरिएबल है हमारे यहाँ पे, 4 वेरिएबल है। ठीक है, तो हम इसको केमैप के थ्रू जो सॉल्व करते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल के लिए चलेंगे
तो यहाँ पे बॉक्सेस कितने बनेंगे? देखिए यहाँ पे 16 बॉक्सेस है ना, यानी कि 2 के पावर 4। ठीक है, तो इतने बॉक्सेस बनेंगे आपके। तो 4 वेरिएबल है, तो ए और बी को हमने इधर कर लिया, सी और डी को हमने इधर कर लिया, लिख लिया इसको केएमएफ के फॉर्म में, टेबुलेशन मतलब टेबल के फॉर्म में लिखने के लिए आपको। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ए और बी, और चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, सी डी को नीचे कर लीजिए, ए बी को ऊपर कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 2 डिजिट इधर और 2 डिजिट का उधर। ठीक है, तो टोटल आपके जो होंगे ये कितने बिट का रिप्रेजेंटेशन होगा? 16 बिट बनेंगे, यानी कि 16 बॉक्स बनेंगे आपके। ठीक है, क्योंकि 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल के लिए केएमएफ बनाएंगे तो हमारा जो है एड्रेस कितने जगह पे फिल होगा? 14 टाइम, 14 जगह पे। ठीक है, सॉरी 16 पे। तो 16 बॉक्सेस बनेंगे हमारा। तो हमने 16 बॉक्सेस यहाँ पे बना लिया, ए बी और सी डी करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब ए बी सी डी में, तो अगर यहाँ पे 2 बिट यहाँ है, 2 बिट यहाँ है, तो 2 बिट का रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है ना, 2 बिट का रिप्रेजेंटेशन यही होता है। 2 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने एड्रेसेस की जरूरत पड़ेगी? 4। 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 0 0 को हम लिख दिए ए बार बी बार, है ना, और 0 1 को हमने लिख दिया ए बार बी, और 1 0 को लिख दिया यहाँ पे हमने ए बी बार, और 1 1 को लिख दिया हमने ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखावट में चेंज करते हैं, वो भी क्यों अभी हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि देखिए हमेशा बाइनरी डिजिट में लिखेंगे तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ऐसे लिखते हैं सीक्वेंस में, लेकिन यहाँ पे हमने सीक्वेंस चेंज किया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये ए बार बी बार का मतलब क्या? 0 0। ठीक है, 0 1, और ये ए बी का मतलब 1 1, और ये ए बी बार का मतलब 1 और 0। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसलिए देते देते हैं क्योंकि जो हम फिल करते हैं ना बॉक्स को, वो हमारा ये जो बॉक्स है, तो ये इसमें बैठाते हैं 0 1 2 और 3 यहाँ पे। ठीक है, फिर 4 5 6 और 7, ये लिखने का तरीका है केमैप का। ठीक है, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होता है इसलिए। ठीक है, फिर 8, इस बॉक्स को छोड़ देते हैं, 8 9 10 11। अब आते हैं इस वाले बॉक्स पे, 12 13 14 और 15 लास्ट में। ठीक है, इस सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए हम यहाँ पे इसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको भी चेंज। अब ऊपर क्या है? सी डी, ये पहला 0 0 1 1 1, और ये क्या हो जाएगा? 1 0। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है। तो इसको हमने 4 वेरिएबल को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब देखिए बूलियन फंक्शन में क्या करता है? 4 वेरिएबल था, तो 4 वेरिएबल को 2 वेरिएबल इधर और 2 वेरिएबल इधर करके हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, है ना। 2 बिट इधर रिप्रेजेंट कर दिए, 2 बिट का इधर रिप्रेजेंट कर दिए। तो, ठीक है, और उसके बाद जो भी इंटरनल में आपको दिया हुआ है फंक्शन में, उस फंक्शन को उस बॉक्स में आपको बिठाना है। ठीक है, तो 3 4 7 8 9 14 15। तो देखिए अब देखिए कि 3 कहाँ पे है, तो 3 इस वाले बॉक्स में आपको दिखा, वहां पे हमने 1 रख दिया। फिर क्या है? 4 है, 4 कहाँ वाले है? यहाँ है, तो उस पे हमने 1 रख दिया। फिर क्या है? 5 है, 5 पे हमने 1 रख दिया। फिर क्या है? 7 है, 7 पे 1 रख दिया। फिर क्या है? 9 है, 9 कहाँ गया? नीचे, 9 पे हमने 1 रख दिया। फिर क्या है? 13, 13 पे 1 रख दिया। फिर क्या है? 14, 14 पे 1 रख दिया। फिर क्या है? 15, 15 पे 1 रख दिया। ठीक है, तो जो इक्वेशन में और भी अगर नंबर होता, 15 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा 4 वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल के लिए 2 to the power 4, है ना, तो 16 बॉक्सेस बनेंगे, लेकिन 16 एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, 16 बिट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे हमें। ठीक है, तो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन के लिए 16 ही एड्रेस लाइन हमें चाहिए होगा। तो अगर हम 15 से ज्यादा जाएंगे, और हमारा जो स्टार्ट होता है बॉक्सेस का नंबर, वो 0 से स्टार्ट होता है ना, है ना, बाइनरी डिजिट को जो हम स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 से, हम डेसिमल में चलते हैं, तो 15 तक ही चलेगा 16 एड्रेस को फिल करने के लिए। ओके, तो हमने इस सबका नाम दे दिया, 15 तक आ गया, सबको हमने यहाँ पे बॉक्सेस में फिल कर दिया, सबको बॉक्सेस में बैठा दिए। ठीक है, फिल कर दिए। अब इसका क्या करेंगे? अब इसको हम करेंगे, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कितना कितना का पेयरिंग बन रहा है ना। तो पहले देखेंगे हम 16 का पेयरिंग बन रहा है, या फिर 8 का बन रहा है, या फिर 4 का बन रहा है, या फिर 2 का बन रहा है, या फिर 1 का बन रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा से स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि 8 का तो बन नहीं रहा है कहीं भी, है ना, कोई भी पेयरिंग जो हम देख रहे हैं, तो सबको आपको पेयर करना है। जैसे जितने भी वंश है उसको एक साथ कंबाइन करना है, और पेयरिंग ऐसे करना है कि एक दूसरे को सिमेट्रिक होने पे ओवरलैप कर जाए। ठीक है, एक दूसरे को कवर अप करे, इसलिए हम इसको पेयरिंग वैसे करना है आपको। ठीक है, तो इस पे हम देख रहे हैं कि हम हमारा तो 16 का बन नहीं रहा, 8 का नहीं बन रहा। फिर हम 4 की कोशिश कर रहे हैं, तो 4 का भी देखो बन तो जाएगा, 4 का यहाँ पे है ना, 4 का तो बन सकता है। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 1 रह जा रहा है, ये 1 और ये 1, तो हम इसलिए इसका 2 2 का करके यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका हम ये वाला 2 1 1 1 वाला है ना, तो पहले वाला ये ले लिया।
एक तो देखिए जो पहला रेड मार्क से हमने किया हुआ इसका पहले हम नाम यहाँ पे इक्वेशन में लिख लेते हैं फंक्शन में, ठीक है। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, इसको इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो ये आपको लिखना है कि पहले इसके लेफ्ट में चलो, है ना, ये पूरे कॉलम के लेफ्ट में चलो। जैसे मान लीजिए ये वाला कॉलम है आपका, ये वाला वन वाला है, ठीक है। तो इसके पूरे दोनों कॉलम से इधर को चलो, लेफ्ट से। लेफ्ट से जब हम चल रहे हैं देख रहे हैं तो इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में क्या कॉमन है, ए बार बी बार है, और नीचे क्या है ए बार बी। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ए बार, ठीक है। तो यहाँ से हमने ले लिया क्या, ए बार, ठीक है। जो कॉमन है उसको उठाना है। तो ये इस दोनों में क्या कॉमन है वो चलेंगे, तो ए बार बी बार में क्या कॉमन है, इधर ए बार दोनों में कॉमन है, इस दोनों में कॉमन है ए बार, ठीक है। फिर इसको ऊपर वाले में चेक करेंगे, तो ऊपर वाले में सिर्फ ये वाला सी डी आ रहा है, तो सी डी ले लेंगे, है ना। तो ये सी डी ले लेंगे, ए बार सी डी, ठीक है। तो ए बार सी डी, ये इक्वेशन बन गया पहले के लिए, तो ए बार सी डी ये बन गया इक्वेशन, ठीक है। ए बार सी डी बन गया हमारा, ठीक है। ये हमारा बन चुका है, ठीक है। अब दूसरी की बात करते हैं। दूसरा में हम ये इसको देखेंगे, इस वाले को देखेंगे। इसको देखो, इस दोनों को लेके चलो ऊपर कि कौन सा कॉमन है। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो कौन सा कॉमन आ रहा है, सी बार कॉमन आ रहा है ना। सी बार यानी किसी का कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है। लेफ्ट में, इसका लेफ्ट में भी देखो, ऊपर भी देखेंगे और लेफ्ट में भी देखेंगे। लेफ्ट में क्या आ रहा है, ए बार और बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए बार बी और सी बार, है ना, ये वाला आ गया ए बार बी और सी बार, ठीक है। ये वाला आ गया क्वेश्चन, ठीक है। फिर ऐसे ही करके हम एज इट इज करके इधर देखेंगे। इसको देखिए, इस वाले को देखो, इसको लेफ्ट में देखो, दोनों का लेफ्ट में देखो। इस दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, इस दोनों में कॉमन हमारा ए आ रहा है, ठीक है, ए आ रहा है। जब ऊपर को चल रहे हैं तो ऊपर में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, सी बार आ रहा है, सी बार, सॉरी, सी बार नहीं, सी सी बार डी, ये ना, ये वाले एक जो देखना है, इधर लेफ्ट में देखना है ए आ गया, और ऊपर देख रहे हैं तो सी बार डी आ रहा है। तो ए सी बार डी, ये आ गया, ये वाला ए सी बार डी, ठीक है, वो आ गया हमारा, ओके। और जब इस वाले को देखेंगे, इस वाले को देखेंगे, इसको लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में क्या आ रहा है इसका ए बी, और ऊपर चलो, ऊपर क्या आ रहा है हमारा सी, है ना, ओनली सी आ रहा है, क्योंकि डी से डी बार कैंसिल हो गया, सी आ रहा है, तो ए बी सी हो गया ये, ठीक है। तो मतलब कहने का कि सारा का सारा आपका इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। अब ये क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया, है ना, जो फंक्शन आया ये हमारा क्या हो गया, मिनिमाइज टर्म हो गया, और एक्यूरेट हो भी गया। कोई और पेयरिंग कर नहीं सकते। अगर आप सिंगल सिंगल का भी करेंगे किसी से तो आपका होने का नहीं है सिंगल सिंगल से यहाँ पे, ठीक है। सिंगल सिंगल का भी करेंगे तो नहीं होगा। और अगर किसी के माइंड में आ रहा हो कि मैम यहाँ फोर का पेयरिंग तो हो रहा है, अगर इस फोर का पेयरिंग करोगे भी ना आप, तो किसी ना किसी से यहाँ पे मैच कर जाएगा, कोई ना कोई आपको मैच कर जाएगा एजुकेशन, ठीक है। और बुलियन फंक्शन जो होता है, बुलियन अलजेब्रा का जो एडिशन होता है वो आप थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो वो क्या होता है, ए प्लस ए इजकस टू ए होता है, ठीक है। तो बुलियन एडिशन भी ए प्लस ए इजकस टू ए होता है। इसका मतलब कि अगर ये चार इक्वेशन है ना, चार फंक्शन का, एक फंक्शन का यहाँ पे चार दे दिया हुआ है, ठीक है। तो चार टर्म में से अगर ये वाला स्क्वायर वाला आप लेते भी तो किसी ना किसी में से मैच करता, तो वो सिंगल ही एक ही हो जाता। तो हमें क्या करना है, हमें मिनिमाइज करने के लिए तो केएमएफ यूज कर रहे हैं, तो हमें सबसे जितना कम हो सके उतना से उतना कम हम बनाएंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसको एक दो बार और इस टाइप के क्वेश्चन आप लेके सॉल्व करेंगे तो आपको 7 नंबर अपने हाथों में ही है, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से एक्यूरेटली, इसमें कोई गलत होने का कोई संभावना नहीं, आप इसको क्रॉस भी चेक कर सकते हैं। बस आपको टेबल लिखने आना चाहिए। एक दो बार आप टेबल लिखने का प्रैक्टिस कर लो, कि जैसे आपको ये है ना, 2 बिट यहाँ पे मान लीजिए, 2 बिट इधर, 2 बिट इधर, तो इधर हो गया 4, इधर हो गया 4, ठीक है। तो स्टार्ट ऐसे ही आपको 16 बॉक्सेस बना लेने हैं, और स्टार्ट करने का 0 1 2 इधर, 3 4 5 6 और 7, है ना, 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ऐसे करके आपको नंबर भर देना है, और जो नंबर यहाँ पे डिजिट दिया हुआ उस डिजिट को उसमें फिल कर देना है। फिल किससे करना है, 1 से करना है, ठीक है, 1 से फिल करना है। और बस उसको आपको पेयरिंग कर देना है, ठीक है। पेयरिंग करके इक्वेशन लिख देना है, बन गया इक्वेशन यहाँ पे आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है क्या था कि ये क्वेश्चन है दिया हुआ है कि इम्प्लीमेंट नॉट, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, है ना, ऑल टू इनपुट एक्सेप्ट नॉट गेट, गेट यूजिंग द मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नैंड गेट। टू इनपुट नैंड गेट से हम इसको यूज करना है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है, नॉट गेट बनाना है, और गेट बनाना है, एंड गेट बनाना है। देखो, लॉजिक गेट जो होता है वो क्या होता है, बेसिक गेट। लॉजिक गेट में क्या होता है, बेसिक गेट 3 गेट होता है, और एंड, नॉट, है ना, ये सब हमारा बेसिक गेट होता है, ठीक है।
यूनिवर्सल गेट में आ जाता है एक्स और एक्स नॉर गेट आपका। ठीक है, तो ये सब गेट जो है यूनिवर्सल गेट और लॉजिक गेट जो है बेसिक गेट, ये सारा लॉजिक गेट के अंदर आता है। ठीक है, तो इसी को आपको कह रहा है कि नॉट गेट और गेट और एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बनाने के लिए किसको यूज करके, नैंड गेट को यूज करके, है ना, नैंड गेट को यूज करके। नैंड गेट होता कैसा है ये देखिए, ये क्या है आपका नैंड गेट है। नैंड गेट का सिंबल ऐसा ही होता है एंड गेट, और उसमें आगे बबल लगा देंगे, यानी कि नॉट गेट। देखो नॉट गेट का सिंबल ये होता है आपका, ठीक है, नॉट गेट ये होता है, ऐसा नॉट गेट होता है। लेकिन आपको एंड गेट बनाना है तो ये बिना बबल का, ये बबल हटा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्या, एंड गेट, और बबल लगा दिए तो बन गया नैंड गेट। यानी कि नैंड गेट का मतलब उसमें एंड गेट और प्लस नॉट गेट, है ना, ये नॉट गेट को ऐड कर दो किसके साथ, ये आपका हो गया एंड गेट, है ना, ये है हमारा एंड गेट। ठीक है, और ये हमारा नॉट गेट, तो दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा नैंड गेट। इसी बबल को उठा के यहाँ से यहाँ लगा देते हैं तो बन जाता है नैंड गेट, है ना, इसी को कर देते हैं नैंड गेट। इस नैंड गेट को यूज करके आपको कंप्लीमेंट बनाना है क्या, कि कंप्लीट करना है आपको, नॉट गेट बनानी है, और गेट बनाना है, और एंड गेट बनाना है। ठीक है, ओके। अब देखिए, आपको नॉट गेट बनाना है तो नॉट गेट का ट्रूथ टेबल पहले आपको माइंड में होना चाहिए कि नॉट गेट का ट्रूथ टेबल कैसे होता है। ठीक है, नॉट गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है, जैसे इन्वर्टर होता है, नॉट गेट इन्वर्टर होता है। ठीक है, अगर जीरो इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगा वन, है ना, अगर वन इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगा आपका जीरो, क्योंकि ये होता है इन्वर्टिंग। ठीक है, ये होता है आपका इन्वर्टिंग, जीरो इनपुट देंगे तो आएगा आउटपुट वन, और वन देंगे तो आएगा आउटपुट जीरो, इसी को बोलते हैं इन्वर्टर। ठीक है, नॉट गेट एज ए इन्वर्टिंग यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, तो आपको यूज करना है क्या, नैंड गेट को पहले। तो ठीक है, ये हमारा बना नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट में, तो नैंड गेट में मान लीजिए नॉट गेट में हमेशा एक ही इनपुट जाता है। ठीक है, नॉट गेट में एक इनपुट जाता है और एक ही आउटपुट होता है। किसी भी गेट में आउटपुट आपका एक ही होगा, लेकिन इनपुट कितना भी हो सकता है। लेकिन नॉट गेट इकलौता ऐसा गेट है जिसमें इनपुट भी एक ही होता है, आउटपुट एक सब में होता है, तो इसमें भी होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इनपुट जो है, ये मान लीजिए हम यहाँ पे जीरो इनपुट दिए हैं। ठीक है, जीरो इनपुट दिए हैं, तो देखो यहाँ पे एंड गेट है, एंड गेट की बात करते तो एंड गेट में कम से कम दो इनपुट तो चाहिए ही चाहिए, तो जीरो जीरो हमने दोनों पे जीरो जीरो दिया है। जीरो इनपुट दिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही लाइन से कनेक्ट है, एक ही सिंगल लाइन से कनेक्ट है, तो जीरो जीरो करके दोनों में चला गया। जब ये दोनों जीरो जीरो गया तो जीरो इंटू जीरो की बात करेंगे, जीरो इंटू जीरो क्या होता है, जीरो। ठीक है, ये क्या होता है, एंड गेट। एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है ए इंटू बी। ठीक है, एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है ए इंटू बी, ए इंटू बी, ये हमारा होता है एंड गेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों इनपुट अगर जीरो जीरो लेंगे तो क्या होगा, जीरो इंटू जीरो जीरो। ठीक है, उसी को करना है क्या, इन्वर्टर। यानी देखिए ये नॉट गेट है, नॉट गेट क्या करता है, इन्वर्टर की तरह काम करता है, तो जीरो का आउटपुट वन हो गया और वन का आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, वन का आउटपुट हो गया जीरो, तो इन्वर्टर की तरह काम करता है। तो ये जो है हमारा, तो अब हमें क्या करना है, नैंड गेट जो होता है उसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है, ये तो हमारे ए इंटू बी हो गया एंड गेट का, इसलिए नैंड गेट की बात करेंगे तो ए इंटू बी और उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसका बार फिर से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए इंटू बी, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि जीरो इंटू जीरो, और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, जीरो इंटू जीरो जीरो होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन, यानी कि आउटपुट क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, तो आउटपुट वन आ गया, तो यानी कि ट्रूथ टेबल बन गया नॉट गेट का। जब इनपुट एक्स जीरो दिए थे तो एक्स का वैल्यू क्या, आउटपुट क्या है, वन है। ठीक है, दूसरी बात, जब इनपुट वन देंगे, एक्स वन देंगे, यानी कि दोनों पे वन वन जाएगा, तो दोनों पे वन वन जाएगा तो नैंड गेट के लिए क्या इक्वेशन होता है, बुलियन एक्सप्रेशन, वन इंटू वन का बार, यानी कि ए इंटू बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वन इंटू वन का बार क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो का बार क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, वन इंटू वन वन हो जाएगा और उसका बार क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, तो जब एक्स में वन दिए तो आउटपुट क्या आ गया, जीरो। ठीक है, और जब एक्स में जीरो दिए थे तो आउटपुट क्या आया था, वन आया था। ठीक है, तो ये नॉट गेट का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, यानी कि ट्रूथ टेबल बन गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। हमें इम्प्लीमेंटेशन बनाने के लिए ट्रूथ टेबल को प्रूव करना पड़ेगा कि नॉट गेट का ट्रूथ टेबल बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, नैंड गेट को यूज करके। ये हमारा नैंड गेट है जिसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है हमारा ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है, ये यानी कि एफ का वैल्यू जो आएगा ए इंटू बी, ए का, ए और बी क्या हो, दो इनपुट है, और एफ क्या है, आउटपुट, तो एफ का जो वैल्यू आएगा ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये है। ठीक है, अब हम इसका यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं आपको और गेट के लिए। ठीक है, अब और गेट का ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो और गेट का ट्रूथ टेबल आपको
पता होना चाहिए कि और गेट में क्या होता है कि जिसे और गेट का ट्रूथ टेबल बनाते हैं वो क्या होता है ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है ए प्लस बी। ए बी कुछ भी हो सकता है। 0 + 0 क्या हो जाएगा? 0, है ना। 0 + 0 0 होता है। अगर एक इनपुट 0 दूसरा इनपुट 1 लेंगे, 0 + 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, एक इनपुट 1 एक इनपुट 0, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, और 1 1 1 का दोनों में अगर 1 1 लिया जाए इनपुट में, तो क्या होगा? 1 + 1 क्या होता है? और गेट में 1 ही होगा, इसका एडिशन भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा, दोनों को 1 करेंगे ऐड तो। ओके, तो ये हमारा और गेट का ट्रूथ टेबल है। तो और गेट का ट्रूथ टेबल को फुलफिल कर रहा है ना क्राइटेरिया, वो चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ भी हमने नैंड गेट यूज किया, यहाँ भी नैंड गेट यूज किया, यहाँ भी नैंड गेट यूज किया, क्योंकि हमको कह ही रहा है क्वेश्चन में कि नैंड गेट को यूज करके और गेट बनानी है आपको। ठीक है, तो हमें नैंड गेट ही यूज करना है। तो नैंड गेट के लिए जो यूज करेंगे, तो यहाँ भी हमने एक्स और वाई ले लिया। तो दोनों जगह अगर हम एक्स में यहाँ पे 0 लेते हैं, ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा? 1। क्योंकि अभी पिछले वाले स्लाइड में आपने देखा था, पिछले वाले स्लाइड में भी तो यही लिए थे, 0 x लेते थे 0, तो f में क्या आता था? 1। ठीक है, और अगर लेते थे 1 तो आता था क्या? 0। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे x में अगर 0 ले रहे हैं तो ये आ रहा 1, फिर y में भी अगर 0 ले रहे हैं तो ये आएगा 1 यहाँ पे। ठीक है, तो 1 1, और यहाँ पे क्या है? नैंड गेट है, ये भी एक नैंड गेट लगा हुआ, तो 1 × 1 नैंड गेट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा था पीछे में 1 × 1 क्या हो जाएगा? 0। तो ये आ गया 0, तो ये फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल में यहाँ पे इसका फंक्शन में हम लिखेंगे 0। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे एक्स में देंगे अगर 0 और वाई में देंगे 1, तो एक्स में 0 देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 बन के आएगा, और वाई में 1 देंगे तो यहाँ पे बन के आएगा 0 0। ठीक है, यहाँ पे बन के आएगा 0। तो क्या होगा? 1 × 0, 1 × 0 क्या हो जाएगा? 0, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1। तो अब ये 1 हो गया, तो ये इसके लिए हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। इसको फिल करके देखेंगे, है ना, थर्ड वाले को 1 और 0, एक में देंगे 1, यानी कि इसको फिल करके देखेंगे, एक में देंगे 1 एक में देंगे 0। ठीक है, एक्स में 1 और वाई में 0, तो एक्स में 1 दिए तो यहाँ पर क्या बन गया है? 0, और वाई में 0 दिए तो यहाँ पे बन के क्या है? 1। तो अब 0 1 गया, और 0 1 नैंड गेट में जाएगा। नैंड गेट का क्राइटेरिया है, आप ध्यान रखना कि नैंड गेट का। अभी देखिए यहाँ पे जैसे ही नैंड नैंड गेट में एक इनपुट 0 है अगर आपका, तो देखिए क्या होता है? 0 × 1। ठीक है, 0 × 1 आपका हो गया क्या? 0। ठीक है, नैंड गेट की बात करेंगे तो इसके ऊपर आएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 0 × 1 1, और 1 का बाद ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो नैंड गेट में आप हमेशा ध्यान रखना है कि एक भी इनपुट अगर 0 आएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा? 1। ठीक है, तो वो हो गया 1। तो ये नैंड गेट को फुलफिल कर रहा है, यानी कि और गेट हमारा बन चुका है। और गेट बन चुका है हमारा। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? एंड गेट बनाना है। नैंड गेट को यूज करके एंड गेट बनाना है। ठीक है, तो एंड गेट बनाएंगे अगर हम इस नैंड गेट को यूज करके। तो देखिए यहाँ पे एंड गेट का ट्रूथ टेबल जो है वो आप लिख लेंगे। एंड गेट के लिए हमने आपको बताया था A × B होता है। ठीक है, इनपुट अगर 0 0 देंगे तो आउटपुट क्या? एक मिनट, एक मिनट स्टूडेंट। एक मिनट स्टूडेंट बस। ओके, सॉरी। हाँ, चलिए देखते हैं। तो अभी मैंने कहा आपको कि जैसे हमारा ये एंड गेट है, तो एंड गेट को यूज करके मतलब आपको नैंड गेट को यूज करके एंड गेट बनाना है। ठीक है, तो एंड गेट बनाना है, तो एंड गेट का हमने यहाँ पे ट्रूथ टेबल लिख लिया। ठीक है, सबके लिए हमने ट्रूथ टेबल यहाँ पे लिख लिया। और इसके बाद हमें वो करना है कि आप यहाँ पे देखिए ये क्या है? हमारा नैंड गेट है। ठीक है, ये भी नैंड गेट है और ये भी हमारा नैंड गेट है। तो देखिए इसमें अगर हम दोनों इनपुट 0 0 डालेंगे, तो मैंने अभी कहा था कि एक भी इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट हमारा क्या होगा? 1 होगा। ये नैंड गेट का क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आ गया।
ठीक है। अब इसमें ये दोनों इनपुट अगर 1 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये कुछ हो जाएगा, यानी कि जब हम 0 0 दिए थे तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। जब हम 0 1 देंगे, ऐसे 0 1 के लिए चेक करेंगे, ऐसे ही 1 0 के लिए चेक करेंगे और 1 1 के लिए चेक करेंगे। ओके, जब हम यहाँ पे 1 1 के लिए चेक करते हैं, दोनों में 1 1 देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 1 के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, और जब 0 जाएगा एक भी इनपुट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा नैंड गेट के लिए। तो ये लास्ट वाला भी चेक हो गया। तो ऐसे ही करके आपको सारा गेट को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यह है कि सिंप्लीफाई करना है इस बुलियन फंक्शन को। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन यूजिंग केएमएफ एंड ऑल्सो ड्रॉ द सिंप्लीफाई द लॉजिक सर्किट यूजिंग द बेसिक गेट्स। ठीक है, इसको आपको मिनिमाइज भी करना है। पहला जो केएमएफ था, इससे पहले जो स्लाइड में पढ़े थे केएमएफ, उसमें क्या था, बस आपको मिनिमाइज कर देना था इक्वेशन को और छोड़ देना था। लेकिन इसमें क्या करना है, बुलियन फंक्शन को आपको मिनिमाइज भी करना है। ठीक है, और इसको आपको सर्किट भी ड्रॉ करना है। सिंप्लीफाई द सर्किट यूजिंग द बेसिक गेट, बेसिक गेट को यूज करके। बेसिक गेट की बात करें तो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, तीनों गेट को यूज करके, बेसिक तीनों गेट को यूज करके हमने यूज करना है, आपको सर्किट डिजाइन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले केएमएफ तो आपने आप सीख ली है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो एबीसीडी 4 वेरिएबल है, तो 4 वेरिएबल के लिए 2 वेरिएबल इधर, 2 वेरिएबल इधर, सबके लिए हमने नाम लिख दिया 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, ऐसे ही करके आप चाहे तो इसको ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार, ऐसे करके लिख भी सकते हैं इधर करके। ठीक है, ए बार बी बार करके आप इधर लिख सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे 4 वेरिएबल इधर, 4 वेरिएबल इधर लिख लिया, और सारे को हमने बॉक्स में फिल कर दिया। ठीक है, 14 तक हमारा लिखा होगा, तो 14 तक हमने बॉक्स भी भरना आपने सीख लिया, 0 1 2 3 ऐसे, 4 5 6 और 7। ठीक है, ऐसे 8 9 10 11, ऐसे ऐसे करके हम इसको चलते हैं। ठीक है, और ऐसे करने के बाद ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को हम फिल कर देते हैं। प्लस डी में जो दिया हुआ, डी में दिया हुआ 4 और 2, तो ये डोंट केयर कंडीशन है। डोंट केयर के लिए 4 और 2 जो है उसको भी हम लिखेंगे। तो देखिए, डोंट केयर के लिए हमने यहाँ पे क्रॉस से यूज किया है, 2 और 4 में क्रॉस चलना है, 2 और बॉक्स नंबर 4 में क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो डोंट केयर को हम यूज करेंगे तब फंक्शन के लिए। अब देखिए, सारे को हमने फिल करने के बाद हमने क्या कहा था आपको, पेयरिंग करते हैं। पहले सबसे पहले 4 का, फिर 2 का, फिर नहीं होता तो 1 का, ऐसे करके हम चेक करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 का पेयरिंग कर रहे हैं, 4 का पेयरिंग किया। लेकिन यहाँ का डोंट केयर हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ का डोंट केयर हम इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि ये 3 1 के साथ एक डोंट केयर यूज कर देने से अगर हमारा क्वाड पूरा हो रहा है ना, यानी कि हमारा जो स्क्वायर का जो 4 का जो पेयरिंग है वो अगर हमारा पूरा हो रहा है, तो हम इस डोंट केयर को यूज करेंगे। और इस वाले को यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें इससे हो ही नहीं रहा है, किसी की जरूरत ही नहीं है इसको पेयरिंग करने की, इसलिए हम इसको डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे 4 का पेयर बना रहे हैं, तो 4 का पेयर बना रहे हैं, तो हम इसको क्या देखेंगे, ऊपर भी देखेंगे और लेफ्ट में भी देखेंगे, ऐसे ही तो चेक करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट में देख रहे हैं तो क्या कॉमन आ रहा है, 0 कॉमन आ रहा है। 0 कॉमन का मतलब ए का बार। ठीक है, तो ए का बार आ रहा है, और ऊपर ऊपर कर रहे हैं तो ऊपर में क्या हो रहा है, 0, यानी कि सी का बार, तो ए का बार और सी का बार आ रहा है, तो ये इक्वेशन बन गया, ए का बार सी का बार। ठीक है, फिर हम दूसरा कलर ले रहे हैं यहाँ पे आपको। दूसरा कलर में देखिए, ये वाला कलर है ना, जो ये वाला देखिए, इसको भी लेफ्ट में चल के देखिए, लेफ्ट में क्या आ रहा है आपको, डी आ रहा है। इस दोनों में लेफ्ट में क्या आ रहा है, डी आ रहा है कॉमन, है ना, ओनली डी। अगर 1 आएगा तो उसको डी पढ़ेंगे, अगर 0 आएगा तो डी का लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आपको सी दिए थे इसलिए क्योंकि यहाँ पे 0 आया था तो सी का बार लिया था। ठीक है, अब इसको ऊपर चेक करेंगे, इसी लाइन में ऊपर चलेंगे। ऊपर में क्या आ रहा है, 0 0 कॉमन आ रहा है, लेफ्ट में 0 0, लेफ्ट में 0 0 किसका, सी का बार होगा, क्योंकि 0 है तो सी का बार चलेंगे। ठीक है, तो इधर लेफ्ट साइड में क्या आ जा रहा है हमारा, लेफ्ट साइड में आ रहा है बी आ रहा है, और बी आ रहा है, और ऊपर चल रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, सी का बार आ रहा है, तो बी और सी का बार आ रहा है हमारा। ठीक है, बी और सी का बार इधर आ रहा है हमारा यहाँ पे। और जब इसको चलते हैं हम, है ना, इसको चलते हैं, ठीक है, और इसको इसके साथ कर देते हैं। दूसरा कलर लेते हैं, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं दूसरा कलर से। दूसरा कलर मान लीजिए, एक ये येलो वाला हो गया, एक ये येलो वाला हो गया। ठीक है, तो इधर से और इसके साथ पेयरिंग कर देते हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक है, सिंगल सिंगल का पेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम चेक करेंगे, इस दोनों का भी ऊपर लेके चलिए, ऊपर लेके चलते हैं, तो इस दोनों येलो वाले लाइन में आप देखो कि क्या हो रहा है। तो येलो वाले लाइन में हमारा क्या कॉमन हो रहा है, 0 कॉमन हो रहा है। 0 का मतलब डी का बार कॉमन हो रहा है, और लेफ्ट वाले में चलो तो 1 1 1 का मतलब ए और डी, तो ये ए और बी और डी का बार ये आ गया। इतना ही तो था हमारा, और तो हमारे पास कुछ नहीं है पेयरिंग करने के लिए, तो बस यही था, लास्ट वाला हमारा ये था।
है ना। इसको ध्यान से देखें एक बार, इस दोनों में आप चेक करें, ऊपर चलें, इस दोनों में चेक करें, चेक करें तो आपने देखा कि इस दोनों में जो हमारा कॉमन आ रहा है, हमारा जीरो आ रहा है, जीरो का मतलब डी का बार हो रहा है, ठीक है। और लेफ्ट में चल रहे हैं तो ए बी हो रहा है, यानी कि ए और बी वन वन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये चीज हमारा हो गया यहाँ पे, तो ये इक्वेशन हो गया, यानी कि ये फंक्शन बन गया हमारा क्या, बूलियन फंक्शन मिनिमाइज हो गया। अब इसको हमें जो आपका लॉजिक सर्किट है उसको हमको डिजाइनिंग करना है बेसिक गेट को यूज करके, है ना। क्योंकि हमारा क्या है, ये सारा बेसिक गेट है, क्योंकि ये एंड गेट है, ये हमारा और गेट है, ये हमारा नॉट गेट, छोटा छोटा जो है ये नॉट गेट है। इसको हम यूज करके इसको हम यूज करके बेसिक गेट को यूज करके हम यहाँ पे सर्किट को डिजाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सर्किट को डिजाइन करना, तो अब हमें देखना है कि हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन तो यही है एफ वाला, ठीक है। एफ वाला जो हमारा फंक्शन है इसको हमें डिजाइन करना चाहिए। इसमें जो बीच बीच में क्या लगा, प्लस, प्लस का मतलब और गेट, तो यहाँ तीन चीजों को प्लस किया गया, बी सी बार को प्लस ए बार सी बार को और प्लस ए बी डी बार को, ठीक है। तो एक और गेट हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, जिसमें हमने तीन सिग्नल दे दिया, ये जो तीनों तीन सिग्नल हमने दे दिया। ये सिग्नल आपस में मान लीजिए यहाँ से जो सिग्नल बी सी बार आ रहा है, ये ना पहला जो है ये बी सी बार आ रहा है अगर यहाँ से, ठीक है। तो ये सिग्नल आ रहा है कहाँ से, बी और सी आर के बीच में क्या है, एंड गेट लगा हुआ है, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे हमने एक एंड गेट लगानी है, बी और सी का बार लाने हैं आपको, तो एंड गेट लगा दिया तो बी सी का बार आ गया। यहाँ पे एंड गेट में बी तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि बी का सिग्नल कुछ भी देंगे, है ना। सी का बार लेना है, तो जब सी का बार लेंगे यानी किसी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो यहाँ पे सी के साथ एक नॉट गेट लगा देंगे इनपुट में, सी के साथ एक नॉट गेट लगा दिया और यहाँ पे आ गया। अब जो यहाँ पे निकल के आया येलो वाले लाइन में, तो क्या आ गया, बी और सी का कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया, ये कहाँ होगा, और गेट में गया, ठीक है। ये यहाँ से निकल के और गेट में गया, ठीक है। अब दूसरे वाला को देखिए आप दूसरे कलर से, दूसरा वाले को देखिए, ए का सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट चलना है हमें, तो ए का ए के लिए हमने ए सिग्नल ऐसे लिया, इसमें नॉट गेट लगा दिया, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ गया और सी का कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ से निकल के आ गया, तो ये चला गया ये वाला लाइन, रेडर लाइन ए का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है। अब जो ये ब्लू वाला लाइन हम ले रहे हैं, ब्लू वाला लाइन, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। तो देखिए ए तो यहाँ से आ गया, ठीक है, बी यहाँ से आ गया सिग्नल एंड गेट में, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, एंड है, ठीक है। सिग्नल हम अलग से लेंगे, बाद से चैनल लाइन लेंगे, उसके लिए हम डी सिग्नल लेके यहाँ पे इसको साथ लगाया हमने नॉट गेट, ठीक है। साथ हमने लगाया नॉट गेट, ये हमारा आ गया इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए तीनों। अब तीनों कहाँ जाएगा, यहाँ और में जाएगा और प्लस ऐड हो जाएगा, जब ऐड हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, एज इट इज फंक्शन मिल जाएगा। तो यही होता है सर्किट, यही होता है हमारा सर्किट का यहाँ पे डिजाइन करना, ठीक है। बेसिक गेट को यूज करके, बेसिक गेट का मतलब नॉट गेट, एंड गेट और गेट को यूज करके डिजाइनिंग करना। ये बहुत क्वेश्चन था, थोड़ा सा खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना, अगर रिकॉर्डिंग जाता है आपके तो। यूनिट फर्स्ट हो गया, यूनिट सेकंड में जो वो सब आपको ये सब चीजें पढ़नी है ना। डिजाइन एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, कंपैरेटर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डिकोडर एनकोडर, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। सब्ट्रैक्टर, बीसीडी एडर, है ना, बैरल शिफ्टर, ये सब क्या होता है, हाफ एडर फुल एडर, ये सब चीजें आपको पढ़नी है, ये टॉपिक है। ये सारे टॉपिक मैं नहीं पढ़ाऊंगी इसमें, मैं आपको बस पास होने के लेवल के हिसाब से दो चार क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। ये सारे टॉपिक अगर आप चाहे तो बहुत अच्छा टॉपिक है, एक दो बार समझ के आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश करें, इसको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है। एक दो बार पढ़ लोगे तो एग्जाम का एग्जाम और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम तो है ही, एग्जाम तो देना ही है, एग्जाम में पास भी हो जाओगे आप पढ़ोगे अगर, तो अच्छे से इसको दो चार बार क्वेश्चन को कर करके, ठीक है स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे आपको, अब हम देखिए पहला जो आपका सेकेंड यूनिट है उसका हम कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है ना। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो हम पढ़ते हैं इसमें हम देखते हैं कि जो भी प्रेजेंट इनपुट है ना, प्रेजेंट इनपुट है उस पे जो हमारा आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पे करता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट कंसिस्ट ऑफ लॉजिक गेट्स whose outputs at any time determined from only the present combination of input, है ना। प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट पे हमारा आउटपुट डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट।
और जो सिक्वेंशियल सर्किट होता है, आगे चल के पढ़ेंगे सिक्वेंशियल सर्किट, वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज, है ना, प्रेजेंट इनपुट एज द प्रीवियस आउटपुट। जस्ट इसका प्रीवियस आउटपुट आएगा, उस पे भी हमारा सर्किट डिपेंड करेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल सर्किट। लेकिन हमारा यहाँ पे पढ़ना है आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट अभी पढ़ना है, नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे सिक्वेंशियल सर्किट। तो जो आपको इसमें पढ़ना है कॉम्बिनेशनल में, ये प्रेजेंट इनपुट पे हमारा जो आउटपुट है वो टोटल डिपेंड करता है, ठीक है। इन एरिया कॉम्बिनेशनल सर्किट आर यूज्ड व्हिच आर डिस्कस्ड बिलो। इसमें आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम पढ़ेंगे एडर क्या होता है, सब्ट्रैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर और डिकोडर क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। तो आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे और उसमें आप लिखेंगे कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है हुज आउटपुट एट एनी टाइम इज डिटरमाइंड फ्रॉम only the present combination of input, it can be specified logically by the set of the boolean function। बिल्कुल, जो भी हम boolean function को सेट लेते हैं उसको हम स्पेसिफाई करते हैं कि जो प्रेजेंट इनपुट का हमारा फंक्शन है वो जस्ट आउटपुट में आने चाहिए, तो हमारा होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है, जिसमें प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है। अब आगे हम देखते हैं इसी में 2 नंबर का क्वेश्चन में कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ठीक है। इसमें हम 2 नंबर में पूछता कि मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, क्योंकि अभी मैंने दिखाया था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर हम पढ़ते हैं कहाँ, कॉम्बिनेशनल सर्किट में। तो मल्टीप्लेक्सर इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सेलेक्ट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द मेनी इनपुट एंड डायरेक्ट्स इट इनटू द सिंगल आउटपुट, है ना। एक सिंगल आउटपुट में हम इसको देते हैं और इसमें मेनी इनपुट रहेगा, इनपुट इसमें कितने भी होंगे लेकिन एक सिंगल आउटपुट देते हैं मल्टीप्लेक्सर। द सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर इनपुट इज कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ सिलेक्शन लाइन, है ना। सिलेक्शन लाइन जो भी होगा हमारा 0 या 1 या फिर किस किस इनपुट को सिलेक्ट करना है ये डिसाइड करेगा सिलेक्शन लाइन, है ना। क्योंकि इनपुट तो बहुत सारा है, लेकिन बहुत सारे इनपुट में किस इनपुट को आउटपुट पे कब भेजना है ये डिसाइड करेगा हमारा कंट्रोल लाइन या सिलेक्शन लाइन। कंट्रोल लाइन भी इसी को कहते हैं, सिलेक्शन लाइन भी, या सिलेक्शन इनपुट या कंट्रोल इनपुट भी हम इसी को कहते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, 2 टू दी पावर n इनपुट होता है और n जो होता है वो नंबर सिलेक्शन, मान लीजिए 2 तो यानी कि कितने हुए टोटल, 4 हो गए, तो यानी कि 4 टू वर्ड्स पढ़ेंगे, यानी 4 हो गए इनपुट, है ना। और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आउटपुट और 2 के पावर n, यानी कि 2 के पावर 2, तो 2 हो जाएगा सिलेक्शन लाइन, यानी कि 2 सिलेक्शन लाइन लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है अभी डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये ब्लॉक डायग्राम जो है मैक्स का, ये क्या है 2 into 1, 2 into 1 मक्स है ना। यानी कि एक तो आउटपुट है और 2 के पावर कुछ नहीं है तो 1, यानी कि 1 सिलेक्ट लाइन हो गया और 2 हमारा हो गया क्या इनपुट, I0 I1 हमारा इनपुट हो गया, ठीक है। तो ये इनपुट I0 जाएगा Y पे या फिर I1 जाएगा, ये डिसाइड कौन करता है, सिलेक्शन लाइन, है ना, जिसको बोलते हैं हम कंट्रोल लाइन या सिलेक्शन लाइन। आउटपुट हमेशा 1 ही होगा, ओके, ठीक है। तो ये चीज है, आप इसका ये लॉजिक डायग्राम देखिए, लॉजिक डायग्राम भी ऐसे बनाया हुआ, एक आउटपुट है, 2 इनपुट I0 और I1 2 इनपुट है, एक हमारा सिलेक्शन लाइन है। सिलेक्शन लाइन में या तो 0 देंगे या फिर 1 देंगे, है ना, एक बार 0 एक बार 1 दोनों देंगे। तो इसलिए हमने एक तो S लगा दिया, एक S का बार लगा दिया। यहाँ पे क्या S का बार, S का बार का मतलब या तो 0 है ना, अगर S में 1 लेते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा, अगर S में 0 लेते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, ओके। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज डीमल्टीप्लेक्सर। अब डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, वो तो मल्टीप्लेक्सर था। डीमल्टीप्लेक्सर में क्या करता है कि कौन से आपका इनपुट है, मान लीजिए यहाँ पे एक इनपुट होगा और ये जैसे ये 1 into 2 डीमक्स है, यानी कि 2 के पावर कुछ नहीं है तो 1, है ना। तो इसमें इनपुट हो जाएगा 1 और आउटपुट हो जाएगा 2 के पावर 1, यानी कि 2 हो जाएगा आउटपुट। सिलेक्शन लाइन हमारा इसमें 1 ही रहेगा सिलेक्शन लाइन, क्योंकि n जो होगा वो सिलेक्शन लाइन होगा, ठीक है। डीमल्टीप्लेक्सर हैज 2 टू दी पावर n आउटपुट एंड सिलेक्ट लाइन 1 इनपुट, ठीक है। और डीमल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, बिल्कुल डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, कि एक ही इनपुट से हम डेटा को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आउटपुट दे रहे हैं, ये कौन बताता है, डीमल्टीप्लेक्सर। इट हैज 2 टू दी पावर n आउटपुट, 2 सिलेक्ट लाइन, इसमें 2 सिलेक्ट लाइन होगा और 1 आउटपुट होगा, बिल्कुल। अगर 2 टू दी पावर 1 है, 2 के पावर 2 लेना है आपको, ठीक है, तो यानी कि 1 into 2 के पावर 2,
इसमें क्या हो गया, यानी कि टोटल 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा क्या हमारा यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा 4, है ना, यानी कि आउटपुट हो जाएगा 4। और जो सिलेक्ट लाइन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एक क्या है, आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो यही करना है, इसका लॉजिक डायग्राम ये है। और इसका जो हमें वो करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है, डायग्राम, लॉजिक डायग्राम के लिए। तो ये ट्रूथ टेबल ऐसे ही बनेगा, सिलेक्शन लाइन में और डेटा में, हम डेटा इनपुट जो देते हैं उसमें या तो 0 0 देंगे या 1 1 देंगे। फिर इसमें या तो 0 1 0 1 ऐसे करके चेक करेंगे, तब देखेंगे कि हम किसका आउटपुट जा रहा है। ठीक है, तो देखिए वो डिपेंड करता है सिलेक्शन लाइन पे, है ना। अगर सिलेक्शन लाइन हमारा 0 0 है, एक मिनट, देखिए अगर सिलेक्शन लाइन हम 0 ले रहे हैं, है ना, 0 ले रहे हैं, तब जो डी का वैल्यू है वो किस पे जाएगा, तब जो डी का वैल्यू है हमारा वो आई 0 पे जाएगा। पहली बार सिलेक्शन लाइन में अगर हमने 0 0 लिया तो वो आई वाई 0 पे गया। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन लाइन में 0 ही लिया, सिलेक्शन लाइन में 0 ही लेंगे, लेकिन अगर डी में वैल्यू 1 लिया, डी में अगर हमने वैल्यू यहाँ पे 1 लिया, तो जो आउटपुट है वो हमारा जाएगा किस में, वाई 0 पे ही जाएगा, यहाँ पे वाई 0 पे 1 जाएगा। ठीक है, ओके, वाई 0 पे 1 जाएगा। और जब हम यहाँ पे 1 लेते हैं सिलेक्शन लाइन में, अगर हमने 1 ले लिया और आउटपुट में यहाँ इनपुट में हमने 0 ले लिया, तब ये किसको प्रीफर करेगा, तब ये प्रीफर करेगा दोनों में 0 0 ही जाएगा, क्योंकि दोनों इनपुट में हमारा 0, आउटपुट में 0 ही जाएगा, क्योंकि हमने सिलेक्शन लाइन 0 ही लिया। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन लाइन 1 लेते हैं तो इनपुट में हमारा क्या जा रहा है, यहाँ पे ये 1 जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज इनपुट में 1 जा रहा है, तो ये भी हमारा वाई 1 पे जाएगा, इनपुट में 1 जा रहा है तो ये वाई 1 पे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमें डीमैक्स को रिप्रेजेंट करना है। और ये आपका जो टेबल है, ये वाई 0 और वाई 1 के लिए जो आपको लॉजिक डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो इसमें हमें यूज देखिए, एक तो सिलेक्शन लाइन होगा, सिलेक्शन लाइन तो हम 2 लेंगे या 1 लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे नॉट गेट लगा दिए, यहाँ पे 0 रहेगा। और एक तो ऐसे है तो ठीक है, और डी में भी हम या तो 0 लेंगे या फिर 1 लेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लॉजिक डायग्राम बना लिया। इस ट्रूथ टेबल को देखते हुए यहाँ पे हमने लॉजिक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ओके, ठीक है, अब देखिए 7 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन है, ये करना है, डिजाइन combination logic circuit with 3 inputs variable that will be provided produce a logic 1 output then more than the 1 input variable or logic 1। ठीक है, तो आपको इसमें करना है क्या कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपको केमेप बनानी है। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट लॉजिक विथ 3 इनपुट्स, जिसमें आपको 3 इनपुट दिया हुआ है, जिसमें आपको ए बी सी ये क्या 3 इनपुट दिया हुआ है, 3 इनपुट वेरिएबल्स दैट विल बी प्रोड्यूस लॉजिक 1, है ना, लॉजिक 1 आउटपुट देन मोर देन 1 इनपुट वेरिएबल्स आर लॉजिक 1। जब एक से ज्यादा वेरिएबल अगर लॉजिक 1 है तो आपको जो आउटपुट है वो 1 होगा। ठीक है, तो ये चीज है आउटपुट में। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों 0 0 है तो आउटपुट 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको 0 0 है, यहाँ पे भी 0 0 0 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 से ज्यादा मतलब 2 या 2 से ज्यादा है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यानी कि जब भी 0 होगा इनपुट जो होगा वो लॉजिक 1 होगा, कब, जब आपका तीनों वेरिएबल में इनपुट 0 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका तीनों वेरिएबल में 1 1 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 है तो आउटपुट 1, इसमें भी 2 है तो आउटपुट 1। ठीक है, इसमें 1 है तो 0, इसलिए ठीक है ऐसे ऐसे करके लिखना है आपको, क्वेश्चन में जैसे कह रहा है। ठीक है, अब आपको इसका सिंप्लीफाई करना तो के में बनाना सबसे पहले। ठीक, के में बनाएंगे तो हमारे पास दिया हुआ 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल के में बनाने हैं, तो ए को इधर ले लो, बीसी को इधर ले लो, या फिर अगर आपको बीसी को यहाँ लेना है, ए को इधर लेना, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये लेना है। अब आपको चेक करना है किसको, के में हमेशा बनाते हैं आउटपुट को देख के, आउटपुट को देख के बनाना है। तो देखिए इसकी जो वैल्यू है ए और बीसी है, तो ए का क्या करेंगे, ए और ए बार और ए ये हो गया। ठीक है, बीसी में क्या करेंगे, बी बार सी बार, है ना, बी बार सी, ये क्या बी सी और बी सी बार। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब आपको आउटपुट में क्या क्या वेरिएबल है वो देखना है, कहाँ कहाँ पे 1 है, तो जिस जिस वैल्यू पे 1 है उसको लिखना है आपको। तो देखिए पहली बात तो इसको हम पढ़ेंगे 0, है ना, इसको इसको 1, इसको 2, इसको 3, है ना, इसको 4, इसको 5 6 और 7, ये आप लॉजिक नाम रखते ही हैं सबको।
है ना। डेसिमल में हम देते हैं ना कि 000 है तो 0, 0001 तो 0, ठीक है। तो 1 ऐसे करके इसको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 तक हम चले यहाँ पे सीक्वेंस। जब हमारा 7 तक चला तो आपको क्या करना है कि इसमें आपको फील करना है कि कहाँ कहाँ पे 1 है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा 3 है ना, जब हमारा 3 है 3 पे 1 है ना। देखिए यहाँ भी लिख लीजिए, उसको बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7, कुछ ऐसा सीक्वेंस है, ठीक है। तो 3 पे आपको लिखना है क्या, 1 बिठाना है 3 वाले पे 1, फिर है क्या 4 पे नहीं है, 5 6 7 पे, 5 6 और 7 पे, ठीक है। 5 6 और 7 पे आपका 1 है, ठीक है। तो ये 5 6 7 पे 1 आ गया। एक मिनट स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट देखिए, सॉरी, ये जो आपका है केमेप बनाना है आपको, तो ठीक है। पहले आपको चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे 1 है, ठीक है। आउटपुट में जहां जहां पे भी जिस जिस वैल्यू पे 1 है, यानी कि हमने देखा कि 3 पे 1 है, 0 1 2 3 पे 1 है, ठीक है। 3 पे 1 है, 5 6 और 7 पे 1 है, तो हमने 3 पे 5 6 7 पे सब पे 1 रख दिया, ठीक है। सब पे 1 रखने के बाद हम इसका करते हैं क्या, पेयरिंग करते हैं। तो आपस में हम इस दोनों का किए, ठीक। पहला, तो पहले के लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं आपस में। येलो वाले लाइन पे देखिए आप, तो ये 1 1 है, तो क्या है ऊपर, क्या है इसका 1 1 1 1 की बात करेंगे तो बीसी, और इधर तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो बीसी आ गया, तो बीसी ये हो गया, ठीक है। दूसरा कलर लेते हैं, तो दूसरी कलर में आप ये वाला देखिए, ये वाला रेड में देखें आप, रेड में लेफ्ट चलें तो लेफ्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। ओनली ए है कॉमन, और ऊपर चल रहे हैं इधर, उधर से एक ऊपर, तो ऊपर में बी आ रहा है, तो ए और बी आ गया कॉमन, ठीक है। अब तीसरे कलर में चलते हैं, तीसरे कलर में हम चेक कर पा रहे हैं कि हमारा जो ये है ग्रीन कलर में, तो ग्रीन में देख रहे हैं कि ए आ रहा है लेफ्ट में, और ऊपर चल रहे हैं तो ऊपर में क्या आ रहा है हमारा, सी आ रहा है ना। तो ए और सी ये हो गया। तो तीनों यानी कि हमने इसका बुलियन फंक्शन, यानी कि हमने इसका लिख लिया, ठीक है। तीनों का हमने बुलियन फंक्शन लिख लिया। बुलियन फंक्शन लिखने के बाद इसका लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। तो लॉजिक डायग्राम बनाने की बात आती है, तो हमने आपको कहा था कि पहले चेक कर लेना फंक्शन में कि कितने प्लस है, उतने हम और गेट ले लेंगे, ठीक है। तो तीन यहाँ पे तीनों को प्लस कर दिया, तो उस प्लस को हम एक और गेट से प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों को हम एक और गेट से प्लस कर दिए, ठीक है। तीनों को एक और गेट से प्लस कर दिए, और यहाँ पे हमें चलना है क्या, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, तो ए सी बी सी और ए बी ऐसे चलना है। ये आपस में क्या है, ए सी का एंड गेट के साथ मल्टीप्लाई है, क्योंकि ए सी का मतलब ए इंटू सी, यानी कि एंड गेट, तो एक एंड गेट यहाँ लगा दिया, ठीक है। बी सी का मतलब बी इंटू सी, तो एक एंड गेट यहाँ लगा दिया, और ए बी का मतलब ए इंटू बी, एक एंड गेट लगा दिया। ये इसका लॉजिक डायग्राम बन गया, ठीक है। इसको एक बार देखिए, ये लॉजिक डायग्राम बन गया। समझ में आ गया आप लोगों को, समझ सकते हैं इसको, है ना। देखिए जैसे दिया हुआ है, हमने इसको के मैप से यहाँ पे सॉल्व करके इक्वेशन लिख लिया, और हमने यहाँ पे लॉजिक सर्किट डायग्राम बना दिया। जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको हमने यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना दिया बस, ठीक है। इसको देखिए एक बार आप। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि जहाँ भी आपको लॉजिक 1 इनपुट में है, एक से ज्यादा लॉजिक इनपुट है, तो वहाँ आउटपुट आएगा वो लॉजिक 1 होगा, ठीक है। ये चीज है। यहाँ पे एक से ज्यादा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इस वाले लाइन में पहले में तीनों का तीनों 0 है, तो आउटपुट 0 आ जाएगा अदरवाइज, है ना। और अगर एक भी एक से ज्यादा इनपुट अगर 1 है, एक से ज्यादा इनपुट देखिए, यहाँ पे भी एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है, तो इसका आउटपुट क्या हो गया, 0 हो गया। एक से ज्यादा इनपुट यानी कि यहाँ पे 2 है, तो आउटपुट क्या हो गया, 1 आ गया। एक से ज्यादा, इस पे भी क्या है, 1 ही है, एक ही इनपुट 1 है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। एक से ज्यादा इनपुट अगर आपका 1 है, तो लॉजिक क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। यहाँ पे तीनों इनपुट 1 है, तो लॉजिक 1 आ जाएगा। इसलिए जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल लिख दिए, ठीक है। ट्रूथ टेबल को देख के हमने के में बना दिया, और के में को देख के, इस को देख के हमने यहाँ पे लॉजिक सर्किट डिजाइन कर दिया। काम बना इस क्वेश्चन में 7 नंबर और पूछा गया है क्वेश्चन।
ठीक है। अब देखिए, अब है एक आपका इम्प्लीमेंटेशन टेबल वाला बुलियन फंक्शन को सॉल्व करने का। ये भी एक तरीका है कि आप बुलियन फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन टेबल के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है कोई आपका यहाँ पे, ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है 4x1 से और 2x1 दोनों प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 4x1 की बात करेंगे तो 4x1 की बात करेंगे तो 2 to the power 2x1 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें कि इनपुट है आपका मक्स की बात है, इनपुट हो गया आपका 4, आउटपुट क्या हो गया 1, और जो सिलेक्शन लाइन है वो क्या हो गया 2 सिलेक्शन लाइन हो जाएगा। चाहे आप इस चारों वेरिएबल में से कोई सा का भी सिलेक्शन लाइन रख लो, ए बी का या फिर सी डी का रख लो, है ना, या ए सी का या फिर बी सी का रख लो, कोई भी सिलेक्शन लाइन आप 2 सिलेक्शन लाइन रखिए और 2 आप इनपुट भेजिए, हो जाएंगे। ठीक है, एक आउटपुट हो जाएंगे। तो हमें इसको इम्प्लीमेंटेशन टेबल में सॉल्व करना है इस बुलियन फंक्शन को। तो चेक करेंगे हम कैसे सॉल्व। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनाने के लिए भी हमारा जबकि हमने कहा था आपको कि हम 2 सिलेक्शन लाइन के लिए यूज करेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमारा 4x1 के लिए हम यूज कर रहे हैं, पहला वाला बना रहे हैं 4x1 के लिए। तो देखिए इनपुट में जाएगा ए बी यहाँ पे, है ना, और सिलेक्शन लाइन में हम यूज करें यहाँ पे सी डी। यहाँ पे जो है इनपुट में I0 I1 I2 I3 सब ऊपर के नाम दे दिए। इधर हमने लिख दिया सी डी को 0 0 यानी कि सी बार डी बार, है ना, सी बार डी को हमने 0 1 और सी डी बार को हमने 1 0 और सी डी को हमने 1 1 लिख दिया। ठीक है, ये जो है ये भी केमैप के तरह ही होता है ना, इम्प्लीमेंटेशन टेबल से जो हम बुलियन फंक्शन को सॉल्व करते हैं ये केमैप के तरह ही इसका नंबरिंग देते हैं। तो नंबरिंग में इसका देखिए, इसको भी जो हम फिल करेंगे अंदर का जो हम क्लासरूम को जो फिल करते हैं, देखिए ये क्या है हमारा 0 1 2 3 ऐसे चलेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये हमारा हो गया 15 तक फिल हो गया। अब जो क्वेश्चन में जो बुलियन फंक्शन कह रहा है ना, उस बुलियन फंक्शन को आप मार्क कर दीजिए, सर्कल बना दीजिए कि जो जो आपको फंक्शन कह रहा है। तो फंक्शन में हम देख पा रहे हैं कि जीरो है हमारा, तो जीरो को हमने बबल कर दिया। ठीक है, फिर क्या है 1 है तो 1 को बबल कर दिया, फिर क्या है 3 है तो 3 को बबल कर दिया, फिर क्या है 4 को कर दिया, फिर 7 को कर दिया। ठीक है, फिर क्या कर दिया 8 को कर दिया, फिर 9 को कर दिया, फिर 11 को कर दिया, फिर कर दिया 14 को और 15 को, जो हमारा क्वेश्चन में फंक्शन में दिया हुआ है बुलियन फंक्शन के लिए। ठीक है, उसको हमें सर्कल कर देना है, बाकी को ऐसे ही छोड़ देना, बाकी को कुछ टच नहीं करना है। ठीक है, उसको हमें सर्कल कर देना है, बस इतना ध्यान रखें आप। इसको सर्कल कर दिया, सर्कल करने के बाद इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, सर्कल करने के बाद जो हम इक्वेशन लिखेंगे इसमें लिखेंगे, तो देखिए तो हम पहला ये नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, इसमें पेज में जगह नहीं था इसलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में रखा है, तो इसको हम आगे देखेंगे। तो I0 करेंगे, अगर हम सर्कल करने के बाद इक्वेशन लिखेंगे तो I0 यानी कि पहला इनपुट I0 का इक्वेशन लिखना है। तो उसके लिए हम क्या क्या देखते हैं, अब देखिए सर्कल में हमारा जो है वो कहाँ कहाँ चीजें जो है वो कॉमन आ रही है वो देखिए। तो सबसे पहले ऊपर में आ रहा है I0 के लिए कौन कौन सा हो रहा है, सी बार डी बार, है ना, तो सी बार डी बार हो रहा है एक सर्कल में। दूसरा में क्या है सी बार प्लस में आएगा ना, प्लस में आएगा बीच बीच में सी बार डी बार प्लस बीच में सी बार डी। ठीक है, फिर बीच में प्लस और तीसरा में इस वाले पे चलेंगे, तीनों तीनों का हमने ले लिया, ऊपर का तो I0 है बस, तो I0 इक्वल्स टू इधर कर लिया। ठीक है, फिर तीनों को सॉल्व कर देंगे कॉमन लेके, तो कुछ सॉल्व होके आएगा। फिर I1 की बात करेंगे तो I1 में चलेंगे, तो I1 के लिए क्या लेंगे 4 और 7 में, जिसमें सर्कल बना हो उसके लिए लिखेंगे 4 और 7 में। तो 4 और 7 में क्या है सी बार और डी बार 4 में है, और प्लस 7 में क्या है सी डी। ठीक है, कुछ ऐसी है। तो ये सब हम आगे देखेंगे इक्वेशन, ऐसे ही करके I2 का और ऐसे ही करके I3 का इक्वेशन लिखेंगे, जो कि आगे लिखा हुआ है मेरा स्लाइड में। ठीक है, आगे लिखा हुआ देखिए। तो फर्स्ट कॉलम में हम I0 के लिए लिए, तो अभी मैंने लिखा था वहां पे I0 के लिए ये लिखना था। ठीक है, तो इस दोनों में से हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, सी बार कॉमन ले लिया, तो क्या बचा डी बार प्लस डी। अब डी बार प्लस डी होता है एडिशन करते हैं, बुलियन अलजेब्रा का एडिशन आपने पढ़ा होगा। तो सी बार डी बार प्लस डी की वैल्यू होती है प्लस सी डी। तो ये क्या हो गया सी बार बस बच गया प्लस सी डी, और सी बार प्लस सी डी को बुलियन फंक्शन से हम जो ऐड करते हैं वो हमारा होता है सी बार प्लस डी। ठीक है, वो कर दिया। फिर हमने सेकेंड कॉलम देखना है, सेकेंड कॉलम में जो है हमारा वो हमारा अभी आया था सी बार डी बार प्लस सी डी आया था पिछली स्लाइड में, अभी हमने I1 निकाला था। ठीक है, ये किसका है एक्स नॉर गेट का बुलियन इक्वेशन है ना, एक्स नॉर गेट का बुलियन इक्वेशन है, बुलियन फंक्शन है एक्स नॉर गेट का सी एक्स नॉर डी, है ना, इसको बोलते हैं बबल को
सर्कल के साथ लगा देना, इसको बोलते हैं एक्स नॉट, है ना। सी एक्स नॉट डी इसको पढ़ेंगे, इसको हम रीड करेंगे सी एक्स नॉट डी। सी एक्स नॉट डी का जो ब्रेक करते हैं तो यही होता है सी बार डी बार प्लस सी डी। ठीक है, ये हमारा ये होता है। थर्ड कॉलम में भी अभी हमने आपको दिखाया था कि थर्ड कॉलम में ऐड करेंगे तो ये तीनों आएगा सी बार डी बार प्लस सी बार डी प्लस सी डी। ठीक है, इस दोनों में से भी हमने ये कॉमन ले लिया, तो ये हमारा जस्ट एज इट इज आ गया इसके लिए, इसके जैसा आ गया जो हमारा आई जीरो का था, है ना। तो आई जीरो का जो बन गया वही हमारा यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, सी बार इसमें से कॉमन ले लिया तो ये डी बार प्लस डी क्या हो जाता है, वन प्लस सी डी। ठीक है, तो सी बार प्लस सी डी आ गया, तो ये सी बार डी हो गया यहाँ पे। ओके, फिर आई थ्री के लिए चलेंगे, सी आर डी प्लस सी डी, इसमें से भी हमने सी कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बचा, डी बार प्लस डी वन हो जाएगा, डी बार प्लस डी की वैल्यू जो होगी वो वन होगी। बुलियन अलजेब्रा का एडिशन आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, कभी आगे चल के पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि सारा एक साथ आएगा, डी बार प्लस डी या ए बार प्लस ए वन हो जाता है, ए बार ए जीरो हो जाता है। ठीक है, कुछ रूल्स है जिसको आपको, लॉज है कुछ, ध्यान करना पड़ेगा, है ना, मेमोराइज करना पड़ेगा चीजों को। तो ये हमारा सी हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसी सभी को हम देखिए, अब इस वैल्यू को आप दिमाग में रखिए कि एक इक्वेशन आई जीरो का इक्वेशन हमारे पास क्या है, सी बार प्लस डी, और आई टू की जो इक्वेशन है वो क्या है, सी बार प्लस डी। ठीक है, आई वन का जो इक्वेशन है सी एक्स नॉट डी। ठीक है, और जो आई थ्री का है वो क्या है हमारे पास, सी। ठीक है, तो इसको आप या तो चाहे तो आप लिखिए, ठीक है, सी बार प्लस डी, इसको आप लिखिए, आगे हम सर्किट डिजाइन करेंगे तो वहां पे समझ में आएगा, सी बार एक्स नॉट डी, सी बार प्लस डी और ये सी। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा आ गया आई जीरो, आई वन, आई टू और आई थ्री। ये आपको आगे काम आएगा, अभी सर्किट डिजाइन करेंगे तो इसका, है ना, इसका लॉजिक सर्किट डिजाइन करेंगे। लॉजिक डायग्राम देखिए इसका, 4x1 मार्क्स से आपको कह रहा था ना क्वेश्चन में कि 4x1 मार्क्स से आपको डिजाइनिंग करने हैं, तो 4x1 मार्क्स का मतलब कि एक आउटपुट, तो एक आउटपुट हमारा आ गया। ठीक है, चार इनपुट, तो चार इनपुट में रहेगा, और 2 के पावर 2 यानी कि 2 सिलेक्शन लाइन, तो सिलेक्शन लाइन में हमने ए बी ले लिया, और सी डी जो हम यूज किए हैं एज ए इनपुट यूज किए हैं सी डी को। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हम सर्किट में बेसिक लॉजिक सर्किट जो हम बेसिक गेट को यूज करके बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो आई जीरो, आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर, है ना, चार इनपुट है, तो चारों इनपुट को हमने यहाँ पे लिखना है, चारों इनपुट को। ठीक है, तो चार इनपुट पहले देखिए आप यहाँ पे, चार इनपुट हमने आई जीरो, आई वन, आई टू, आई थ्री हमने लिखना है। ठीक है, इसको हमने लिख दिया। अब क्या करना है अपन को कि सबसे पहले कि आई जीरो को देखेंगे, आई जीरो का इक्वेशन क्या था, मैंने कहा था लिख लेने के लिए कि मेमोराइज रहेगा, सी बार प्लस डी, है ना, आई जीरो की जो वैल्यू है वो क्या है, सी बार प्लस डी। तो सी बार प्लस डी, प्लस की बात आएगी तो आएगा और गेट, ये क्या है और गेट, क्या करने आ रहा है, ये प्लस करने आ रहा है और गेट, है ना, किसको, सी बार को और प्लस डी को, तो प्लस डी को, है ना, ये किसको प्लस करना है, प्लस करना है, तो सी बार तो हम यहाँ से ले लेंगे क्योंकि सी है, और सी का यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया तो सी बार आ गया, और डी हमने यहाँ से ले लिया, तो ये जो आई वन में आई जीरो में आ गया वो क्या आ गया, सी बार प्लस डी आ गया, है ना। आई जीरो में जो आएगा सी बार प्लस डी वही हमारा आ जाएगा आई टू में, क्योंकि आई टू की वैल्यू भी आई थी सी बार प्लस डी में। ठीक है, आई टू की वैल्यू अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए, आई जीरो की वैल्यू सी बार प्लस डी आई थी, और आई टू की वैल्यू भी सी बार प्लस डी है, तो इस दोनों का सेम रखना है। आई वन का वैल्यू में क्या है, सी एक्स नॉट डी है ना, तो इसको ध्यान करना है बस। तो आई जीरो की वैल्यू और आई टू की वैल्यू सी बार प्लस डी आ गया, तो सी बार प्लस डी हमने लिख दिया। ठीक है, और आई वन की जो वैल्यू है वो हमारी आ रही है सी एक्स नॉट डी, है ना, सी एक्स नॉट डी, ये आ रहा आई वन की वैल्यू। तो देखिए ये क्या है, एक्स नॉट गेट। ठीक है, ये एक्स नॉट गेट है, तो सी एक्स नॉट, सी यहाँ से ले लो, डी का सिग्नल हमने यहाँ से ले लिया, तो सी और डी दोनों का सिग्नल लेने के बाद हमने यहाँ पे एक्स नॉट गेट में लगा दिया, तो ये आई वन की वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, हमारे पास आई थ्री की वैल्यू क्या थी, वनली सी था, आपने ध्यान किया होगा अभी पीछे के स्लाइड में, आई थ्री की वैल्यू सी था वनली, तो वनली हमने सी का सिग्नल यहाँ से यहाँ दे दिया, तो आई थ्री की वैल्यू आ गई। ठीक है, और सिलेक्शन लाइन जो हमारा दो था यहाँ पे तो है ही एज इट इज, तो ये हमको लॉजिक सर्किट डिजाइन ऐसे करना होता है। ठीक है, लॉजिक सर्किट डिजाइन हमने ऐसे करा, ऐसे ही आपको भी करना है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इम्प्लीमेंटेशन टेबल वाला, ये 3 स्लाइड्स में बने हैं आपके।
ठीक है, पहला तो ये स्लाइड्स में था जिसमें इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनाया। टेबल बनाने के बाद हम जो आपको ये बात दिया हुआ है बुलियन फंक्शन, उसको हमने बबल करा। बबल करने के बाद हमने इक्वेशन लिखा, उसका इक्वेशन लिखा I0 I1 I2 I3 के लिए इक्वेशन लिखा। इक्वेशन लिखने के बाद हमने यहाँ सर्किट, लॉजिक सर्किट डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो फाइनल हमें लॉजिक सर्किट बना लिया इसका। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अब है आपका कि ये क्वेश्चन जो है एक दिया हुआ, इम्प्लीमेंट द बुलियन फंक्शन ए बी, इम्प्लीमेंट द बुलियन फंक्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, ये वैल्यू यूजिंग 8x1 मक्स है ना, जिसमें आपको सिलेक्शन लाइन यूज करना है ए सी डी, 3 सिलेक्शन लाइन को आपको यूज करना है। तो 8x1 मक्स की बात करेंगे, 8x1 मक्स की बात, 8 का मतलब 2 के पावर 3 है ना, तो 3x1 यानी कि एक आउटपुट, और 3 क्या है हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन लाइन होगा, 3 या सिलेक्शन लाइन होगा। उस तीनों सिलेक्शन लाइन को कैसे यूज करना है, एसीडी के फॉर्म में है ना। तीनों सिलेक्शन लाइन का नाम देना है आपको एसीडी, तो यानी कि सिर्फ बी को यूज करना है, ओनली बी को यूज करेंगे हम एज ए इनपुट। ओके, तो देखिए, इसको हमने सबसे पहले एक ट्रूथ टेबल में बना लिया कि डेसिमल में कोई चीज को हम 0 1 2 3 से लेके लिखा, उसको हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं पहले तो हमें वो पता चाहिए। ठीक है, तो बाइनरी लिखने का ये तरीका होता है, जैसे 4 बिट में आपको लिखना है, 4 16 टेबल बनाने हैं, तो इसके लिए जो आपको लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 वेरिएबल है ना, तो 4 वेरिएबल के लिए क्या करेंगे, 4 8 0 8 1 पहले करेंगे, फिर करेंगे 4 0 4 1 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ऐसे ऐसे करके चलेंगे। ठीक है, करके चलेंगे तो हम लिख पाएंगे, नहीं तो हमें याद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, याद भी कर सकते हैं, लेकिन आप इतनी जल्दी जल्दी में करने के लिए बजाय आप लिखने का तरीका याद रखें कि हम कैसे लिखना है। 4 वेरिएबल में लिखना, सबसे पहले 8 0 8 1 यानी कि 16 में, फिर 4 4 करके, फिर 2 2 करके, फिर 1 1 करके। ओके, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो इसको अब क्या करना है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ट्रूथ टेबल, सॉरी टेबल में लिया, एक आपको टेबल के फॉर्मेट में हमने लिख लिया। अब आपको ये फंक्शन दिया हुआ है 8x1 मक्स में आप यूज करना है, 8x1 मक्स बनाने हैं, जैसे इम्प्लीमेंटेशन टेबल अभी पिछले में बनाया था, 8x1 मक्स यूज करना है ना, तो ये जो है हमारा, इसमें जो है हमारा 8x1 मक्स है ना, 8x1 मक्स है, जिसको हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको बता दिया गया था पहले कि ए और सी और डी को क्या करना है, इनपुट यूज करना है एसीडी को। ठीक है, एज ए इनपुट हमने एसीडी यूज कर लिया, तो हमें क्या करना है, तो इनपुट में क्या बचेगा, बी बच गया बस, तो बी और बी का बार ले लो, और इधर आपने 7 इनपुट के लिए I0 I1 I2 I3 तक ले लिया। ठीक है, लिखने का तरीका 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 12 13 14 15 यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो जो डिजिट दिया हुआ है बूलियन फंक्शन में, उसको क्या करना है, बबल मार्क्स कर देना है। जो जो डिजिट हमारा दिया हुआ था उसको हमने बबल कर दिया, कि 0 दिया हुआ है, 1 2, ठीक है, 5 13 14 ऐसे दिया हुआ था, इस चीज को हमने मार्क कर दिया। ठीक है, बाकी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें इतना मार्क करना है। ठीक है, तो हमने इसको मार्क कर दिया। सबसे पहले मार्क करने के बाद अब आपको क्या लिखना है, देखिए, मार्क करने के बाद आप लिखेंगे कि अगर हमें दोनों सर्कल ऑक्युपाइड है, दोनों सर्कल में अगर दोनों डिजिट में अगर सर्कल लगे ऑक्युपाइड है, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों में से हमें 1 लिखना है। ठीक है, अगर एक सर्कल ऑक्युपाइड है यहाँ पे, तो किसका ऑक्युपाइड है, 1 का, 1 किसके लिए है, बी बार के लिए, तो बी बार लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 किसके लिए है, बी बार के लिए, तो बी बार लिख देना है। यहाँ पे कोई भी सर्कल ऑक्युपाइड नहीं है, तो इसके लिए 0 लॉजिक यूज करना है। ठीक है, लॉजिक यूज करना 0। जब दोनों सर्कल ऑक्युपाइड है तो 1 लॉजिक यूज करेंगे, जब दोनों सर्कल ऑक्युपाइड नहीं है तो उसके लिए 0 यूज करेंगे। अब बाकी के लिए जो सर्कल ऑक्युपाइड है ना, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दोनों में से कोई नहीं है तो 0 लॉजिक यूज करेंगे। यहाँ पे दोनों सर्कल ऑक्युपाइड है तो 1 यूज करेंगे। ठीक है, इस वाले में क्या है कि एक सर्कल ऑक्युपाइड है, यानी कि 14 वाले में ऑक्युपाइड है, तो इसके लिए हम ओनली बी यूज करेंगे, बी, क्योंकि इधर लेफ्ट में चल रहे हैं तो बी को देख रहे हैं। इसमें से कोई भी सर्कल ऑक्युपाइड नहीं है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब ये है कि जिसमें अगर दोनों सर्कल ऑक्युपाइड है तो 1, ठीक है, दोनों सर्कल ऑक्युपाइड है तो 1, कोई भी ऑक्युपाइड नहीं है तो 0, इसका ध्यान रखें, कोई भी ऑक्युपाइड नहीं है तो 0, कोई भी ऑक्युपाइड नहीं है तो 0। ठीक है, और जिस सर्कल को ऑक्युपाइड किया हुआ है, जिस डिजिट को ऑक्युपाइड किया है सर्कल से, उसका लिख देना है आपको। ये जैसे ये दोनों का बी बार है, ऊपर वाले का तो बी बार लिख दिया। ठीक है, नीचे वाले का ये दोनों का है
सॉरी, नीचे का ये 14 का है तो इसका हमने बी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके सीखना है, ऐसे करके इसको लिखना है। अब बनाना है आपको क्या, लॉजिक डायग्राम, है ना, लॉजिक सर्किट बनाने हैं। तो देखिए, लॉजिक 1 भी आ रहा है, लॉजिक 0 भी आ रहा है ना, और लॉजिक 0 भी है, लॉजिक 1 भी है। तो हमें क्या कर देना है कि 7 इनपुट है, तो हमने 1 to 7, 0 to 7 तक इनपुट ले लिया। सिलेक्शन लाइन के लिए हमें क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि आपको ACD यूज करना है सिलेक्शन लाइन के लिए, तो हमने सिलेक्शन लाइन ले लिया, ठीक है। 8 into 1 मक्स है, तो 8 इनपुट और एक आउटपुट हो जाएगा, तो आउटपुट हमारा 1 हो गया, और 8 इनपुट के लिए 0 से लेके 7 तक हमने इनपुट चल दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि लॉजिक 0 और लॉजिक 1 पहले हम ले लिए यहाँ पे, ठीक है। तो लॉजिक 0 के लिए ले लिए, लॉजिक 1 के लिए यहाँ पर ले लिए, ठीक है। लॉजिक 0 और लॉजिक 1, ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे ले लिया। तो अब देखते हैं I0 में क्या है, I0 के इक्वेशन को देखें। I0 में क्या है, 1 है, तो लॉजिक 1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर I1 के में क्या है, I1 में क्या है, बी का बार है, यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो बी इधर से आएगा, है ना, बी इधर से आएगा, तो बी इधर को जाएगा लेफ्ट साइड में। तो देखिए, बी हम इनपुट यहाँ पे लिए, तो बी का बार कहाँ जाएगा, इसके अंदर, यानी कि नॉट गेट लगा दिए हैं, तो ये क्या जाएगा, बी का बार जाएगा I1 पे, ठीक है। I2 पे क्या है, हमारा बी का बार है, तो I2 पे भी बी का बार जाएगा यहाँ, ठीक है। I3 पे क्या हमारा 0 है, I3 पे हमारा 0 है, तो ये हमारा 0 जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 0 लॉजिक जाएगा, ओके। तो इसको हटा देते हैं। I3 पे क्या है, हमारा 0 लॉजिक है, तो देखिए I3 पे 0 लॉजिक में से ये आ रहा है ना, ये 0 लॉजिक में से गया, ठीक है। I4 पे क्या है, हमारा 0 लॉजिक, तो वो भी हमारा 0 लॉजिक में से जा रहा है, 0 लॉजिक वाली लाइन ये है, इसमें से जा रहा है। I5 में क्या है, 1 है, तो I5 में 1 वाले लॉजिक में से आ रहा है, ठीक है। I6 में क्या है, बी है, ओनली बी, तो ये बी वाला चला गया I6 में। I7 में क्या है, 0 लॉजिक, तो ये भी 0 लॉजिक से आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके आपको इनपुट देनी है डिजाइनिंग करने के लिए, ओके स्टूडेंट। अब यूनिट थर्ड पढ़ेंगे हम। यूनिट थर्ड में क्या होता है, देखिए यूनिट थर्ड में क्या क्या पढ़ना है आपको, वेब पर देख लीजिए आप। यूनिट थर्ड में देखिए, यूनिट थर्ड में आपको फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे हम, है ना, जेके फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, है ना, एस ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, ये सब हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीक्वेंशियल सर्किट में हमारा डिफरेंस है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, दो अभी हमने बताया था कि कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट में, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो क्या करता है, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड है, लेकिन जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड करता है और प्रीवियस आउटपुट पे, है ना, जस्ट इसका प्रीवियस आउटपुट क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मेमोरी लगा हुआ फीडबैक मेमोरी, ये फीडबैक की तरह काम करता है, जो आउटपुट निकल के आता है उसको फिर से इनपुट में देता है, और देन वो आउटपुट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंशियल सर्किट हमारा प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज द प्रेजेंट आउटपुट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमारा सीक्वेंशियल सर्किट होता है। और कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या हुआ, होता है बस इनपुट पे, ये दोनों के बीच डिफरेंस है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सीक्वेंशियल सर्किट में हम पढ़ते हैं फ्लिप फ्लॉप हमारा है सीक्वेंशियल सर्किट का, कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमने मक्स, टीमक्स, कोडर, इनकोडर, काउंटर, ये सब पढ़ते हैं। अब देखिए कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है वो देखते हैं, है ना। तो देखिए, हम लैचेज पढ़ते हैं, लैचेज भी हमारा flip की तरह ही करता है, मेमोरी स्टोरेबल होता है डिवाइस, करता है। लैच में क्या होता है, अगर हम 0 इनपुट देते हैं तो आउटपुट में हमारा 0 जाता है, अगर इनपुट में 1 देते हैं तो आउटपुट भी 1 जाता है। तो ये होता है यूनिट मेमोरी स्टोरेज, इसका कैपेसिटी है, ठीक है, 1 स्टोर करता है अपने अंदर। तो ऐसा लैच यूज ऐसा रिलैक्स सब बनाते हैं, तो हम ट्रूथ टेबल को समझेंगे, ऐसा रिलैक्स समझेंगे तो हम एसआर फ्लिप फ्लॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम तो ये हम यूज कर रहे हैं, नैंड गेट है ना, नैंड गेट यूज कर रहे हैं। तो नैंड गेट का क्राइटेरिया है कि अगर एक भी इनपुट 0 होगा, नैंड गेट में क्या है, अगर एक भी इनपुट, दोनों इनपुट में से एक भी इनपुट 0 है, एस में भी अगर 0 है, तो आउटपुट हमारा हमेशा नैंड, एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट। और सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा
नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से शायद। अभी मैं कह रही थी कि जो NAND गेट है, तो NAND गेट का क्राइटेरिया होता है कि एक भी इनपुट अगर आप जीरो लेते हैं तो आउटपुट आपका, ठीक है, और अगर दोनों इनपुट है तो आउटपुट आपका जीरो आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी तो देखिए यहाँ पे हम NAND गेट बात करते हैं कि NAND गेट में हमारा यही होता है कि अगर आपका एक भी जीरो है, अगर इस दोनों में से अगर एक जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट वन आएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों इनपुट हमारा क्या है, जीरो हो रहा है, ठीक है, दोनों इनपुट अगर हमारा जीरो हो रहा है तो यहाँ पे जो आउटपुट, ठीक है, और एक भी इनपुट कम से कम वन होगा, जीरो होगा तो आउटपुट वन आएगा, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे सेट और रिसेट की बात। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये इनवैलिड कंडीशन और सेट और रिसेट और होल्ड, ये तीनों चीज क्या है, कंडीशन हम बताते हैं आपको। तो अभी जीरो जीरो को ना लेके जीरो वन को लेते हैं ना, एस में जीरो और आर में वन लेते हैं, ठीक है, एस में जीरो मान लीजिए और आर में हमने वन ले लिया, ठीक है। तो हमने आपको क्या कहा अभी कि एक भी इनपुट अगर किसी भी नैंड गेट, ये क्या है हमारा नैंड गेट, तो नैंड गेट में एक भी इनपुट जीरो होगा तो आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। तो ये आउटपुट वन आ गया, तो ये वन है यहाँ पे, क्यू वन है, तो ये वन यहाँ भी आ गया, तो वन वन हो गया। आर में अगर वन वन है दोनों, तो नैंड गेट में दोनों इनपुट अगर वन वन रहेगा तो आउटपुट क्या होगा हमारा, जीरो, ठीक है। तो ये जीरो हो गया। तो अब देखिए सेटिस्फाइड हो रहा है या कंडीशन नहीं हो रहा है, जब हमारा इनपुट आउटपुट सॉरी क्यू की वैल्यू अगर वन है तो क्यू बार की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, तो हो भी रहा है ना, क्यू की वैल्यू वन है तो क्यू बार की वैल्यू जीरो हो भी रहा है। तो हमें यहाँ पे दोनों आउटपुट लिखना है, प्रेजेंट आउटपुट और नेक्स्ट आउटपुट, क्योंकि हमेशा हम सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या हो रहा है, सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ रहे हैं। सिक्वेंशियल सर्किट में हमें नेक्स्ट आउटपुट को देखना होता है और प्रेजेंट आउटपुट को भी देखना होता है, जो प्रीवियस जस्ट प्रीवियस आउटपुट होता है उसे भी देखना होता है और नेक्स्ट आउटपुट को भी देखना होता है। तो प्रेजेंट आउटपुट में देख रहे हैं हम क्यू और क्यू बार में देख रहे हैं, तो अगर वन था तो जीरो हो गया, ठीक है। तो ये जीरो जीरो और वन जब हम लिए, एस की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू वन लिए, तो क्या हो रहा है हमारा क्यू की वैल्यू क्या आ रहा है, वन आ रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, और क्यू बार की वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेट कंडीशन, ठीक है। रिसेट की बात करेंगे, अब कंडीशन चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, अब हम ये वैल्यू को चेक कर रहे हैं, ठीक है, वन और जीरो, यानी कि एस का वैल्यू वन और आर का वैल्यू हमारा जीरो। तो आर की वैल्यू जीरो, तो नैंड गेट में एक भी इनपुट जीरो होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वन। तो ये वन क्यू बार यहाँ गया, ये वन यहाँ पे गया है ना, और एस इसमें भी वन गया और इसमें भी वन, दोनों इनपुट वन वन। अब इस नैंड गेट में देखिए कि दोनों इनपुट अगर वन वन है, दोनों इनपुट अगर हमारा वन वन है तो आउटपुट क्या हो जा रहा है, जीरो। तो ये आउटपुट जीरो हो जा रहा है। तो हम चेक कर पा रहे हैं अगर क्यू की वैल्यू जीरो है तो क्यू बार क्या हो रहा है, वन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लीमेंट होता है, क्यू की वैल्यू अगर जीरो है तो क्यू बार क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, जो कि हो भी रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि क्यू की वैल्यू जीरो है ना, और क्यू बार की वैल्यू वन हमने लिख दिया यहाँ से। इस कंडीशन को बोलते हैं रिसेट कंडीशन, ठीक है। जब जीरो वन आएगा तो रिसेट कंडीशन, वन जीरो आएगा तो सेट कंडीशन, ओके। अब हम वन वन को वैल्यू चेक कर रहे हैं, वन की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो एस की वैल्यू भी वन और आर की वैल्यू भी वन, दोनों की वैल्यू अगर वन वन रखते हैं तो क्या होता है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एस की वैल्यू वन रखा, ठीक है, एस की वैल्यू यहाँ पे हमने वन रखा। तो अब हम नहीं बता पाएंगे कि आर की यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्यू बार, यहाँ से क्या जा रहा है, क्यू बार जा रहा है ना, तो क्यू बार जाएगा यहाँ पे, क्यू बार की वैल्यू। तो अब इसको नैंड गेट में इम्प्लीमेंट करो, तो एक इनपुट वन है, दूसरा इनपुट अगर क्यू बार है, ठीक है, यही तो है क्यू बार, तो दोनों इनपुट है, इसको नैंड गेट में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो नैंड गेट कैसे होता है, ऐसे होता है, दोनों को मल्टीप्लाई इंटू ओवर बार, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन इंटू क्यू बार क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, क्यू बार। इसको अगर ब्रेक करते हैं तो इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए आपको से इसको हम ब्रेक करेंगे तो वन का बार प्लस इसमें क्या होता है, एंड का प्लस हो जाता है, और क्यू का हो जाएगा क्या, डबल बार, दो बार, ठीक है। तो वन हो जाएगा और प्लस क्यू का डबल बार को हम बोलते हैं क्यू, ठीक है। तो वन प्लस सॉरी ये वन का बार हो जाएगा जीरो, तो जीरो प्लस क्यू क्या हो जाएगा, क्यू, है ना, जीरो प्लस क्यू हमारा क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। और सेम एज इट अगर यहाँ पे क्यू आया तो यहाँ पर जो क्यू आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए अगर चेक करेंगे तो इसको करेंगे यहाँ पे, करेंगे इसको फुलफिल करके इसी फॉर्मूला लगा के, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू बार, ठीक है। तो ये जो आएगा क्यू बार, तो सेटिस्फाइड हो रहा है, यहाँ पे क्यू था तो क्यू ही है, यहाँ पे तो क्यू ही है, यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो चेंज नहीं हुआ,
एज इट इज रहेगा, जैसे हमने इनपुट दिया था सेम आउटपुट हमारा सेम का सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आया, क्योंकि पहला आउटपुट हमारा प्रेजेंट में भी क्यू था, है ना, अभी भी क्यू है, तो सेम ही रह गया। ठीक है, और यहाँ पे क्यू बार था तो क्यू बार का क्यू बार ही रह गया, तो होल्ड कंडीशन आ गया, यानी कि नो चेंज, है ना, कोई भी चेंज नहीं हुआ, सेम एज इट इज रह गया, तो इसको बोलते हैं होल्ड कंडीशन। ठीक है, अब एक कंडीशन आपके पास और रह गया, इनवैलिड वाला कंडीशन, जो कि 0 0 है, तो चलिए 0 0 वाला लेके हम 0 0 वाला ये चेक करते हैं। तो इसमें अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा, क्यू बार जाएगा, है ना, 0, और यहाँ से क्यू बार जाएगा, यहाँ से तो जाएगा ना क्यू बार, तो यहाँ से हमने क्यू बार भेज दिया, यहाँ से 0 भेज दिया, तो 0 है ना इंटू क्यू बार, इसको आप नैंड गेट में इम्प्लीमेंट करें तो 0 का क्या हो जाएगा, बार, है ना, ऐसे करते इसको ब्रेक करते, ओवर बार को ब्रेक करना होता है, मल्टीप्लाई को प्लस कर देते हैं डिमर्गन्स थ्योरम से। ठीक है, और इसका डबल बार, क्यू को डबल बार लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 का बार क्या होता है 1 प्लस, और इसको क्यू का डबल बार क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, इसका हो जाएगा क्यू आपका, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस क्यू, क्या हो जाएगा 1 1 क्यू हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस क्यू भी 1 क्यू हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे भी क्यू हो जाएगा, और जब इस वैल्यू से यहाँ पे क्यू आएगा तो यहाँ पे भी क्यू आएगा, तो ये जो हमारा है वो इनवैलिड कंडीशन में आ जाता है, दोनों एक जैसा। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा इनवैलिड कंडीशन, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनवैलिड कंडीशन। तो एस आर लैच में, ये एस आर लैच की बात कर रहा है, जो है हमारा ये एस आर लैच है। ठीक है, एस आर लैच, ये सब जो हम पढ़ा है ये एस आर लैच की बात। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप। देखिए, अब आता है सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट क्या होता है, तो देखिए सीरियल इनपुट में क्या होता है, कोई भी इससे या फिर राइट से सीरियली इन करेगा और सीरियली आउट करेगा, तो हम सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट करता है, तो सीरियल इन सीरियल आउटपुट रजिस्टर एक्सेप्ट द डेटा सीरियली ऑन द इनपुट लाइंस, है ना, इनपुट लाइन पे आएगा, आपको सीरियली इन करेगा और सीरियली आउट करेगा। ठीक है, ये भी हमारा सीरियल इन और सीरियल आउट करता है। ओके, ये हमारा इसका सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर 2 नंबर में आएगा, तो 2 नंबर में आपको इसको कर लेना है। ठीक है, अब 7 नंबर में हमें करना है एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप में देखते हैं कि क्या होता है, तो जैसे अभी एस आर लैच पढ़े थे, सेम एज इट इज हम एस आर फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज एकदम से सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, आप आपके इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता, तो थोड़ा आपको डिफिकल्टी फेस हो रही होगी, मैं समझ पा रही हूँ इस चीजों को, लेकिन आप थोड़ा सिक्वेंसली चीजों को मैनेज करें। ठीक है, एस आर फ्लिप फ्लॉप में भी हम चलेंगे, तो पहले हम एस आर लैच को समझ, जैसे है, तो ये मेरा क्या था, एस आर लैच है, ये एस आर लैच का डायग्राम आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये हमारा जो है ये एस आर फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है हमें, तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, एक हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप में क्या एक्स्ट्रा आ जा रहा है, क्लॉक आ जा रहा है, क्लॉक साइकिल। ठीक है, क्लॉक 0 का मतलब हम कोई भी उस टाइम में ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, क्लॉक नहीं दे रहे, क्लॉक पल्स नहीं दे रहे हैं, और क्लॉक यहाँ पे दे रहे हैं कि 1 1 होगा, इसका मतलब 1 1 हम दे रहे हैं क्लॉक को। ठीक है, तब का वैल्यू हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल में चेक करेंगे कि क्या होता है, तो जब हम एस की वैल्यू भी 0, है ना, और आर की वैल्यू भी 0 दे रहे हैं यहाँ पे, एस और आर दोनों की वैल्यू 0 0 दे रहे हैं, तब हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे हम वो चेक करेंगे। तो देखिए जब एस की वैल्यू 0, तो एक भी इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, नैंड गेट में अभी मैंने बताया था 1। ठीक है, यहाँ भी आउटपुट क्या हो जाएगा 1, तो 1 1 के कंडीशन में जो हमारा, अब जो ये 1 1 कहाँ जा रहा है, ये लैच के अंदर जा रहा है, ये जो ग्रीन वाला लाइन है, ये जो रेड वाला लाइन मैं बना रही हूँ ना, ये लैच है हमारा। ठीक है, ये लैच है, तो लैच के अंदर अगर 1 1 जा रहा है, तो लैच के अंदर 1 1 जा रहा था, तो कौन सा कंडीशन था, होल्ड कंडीशन, है ना। होल्ड कंडीशन का क्या मतलब, जो आउटपुट है एज इट इज आउटपुट रह जाएगा, आउटपुट हमारा वाई है तो वाई ही आउटपुट रह जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जब हम दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, जब हम 0 1 देते हैं, यानी कि इसमें 0 1 देते हैं, इसमें देते हैं 0 और इसमें देते हैं 1। ठीक है, और ये क्लॉक तो दे ही रहे हैं, क्लॉक का मतलब 1 1 दोनों में जा रहा है, तो हमने क्या कहा था कि अगर हम एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें अगर दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0, तो 1 0। अब ये क्या है, कहाँ को जा रहा है, ये 1 0 ऊपर वाला कहाँ जा रहा है, लैच में जा रहा है, तो जब लैच में 1 0 जाता है तो कंडीशन क्या होता है 0, यानी कि
तो कंडीशन क्या होता है, जीरो, यानी कि रीसेट। वो कंडीशन आपको पीछे का स्लाइड से ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कंडीशन आपको रीसेट होगा, जीरो के सेट में जीरो में जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ये वाला हो गया। फिर वन जीरो में जाएगा तो एज इट इज हम इसको वन और जीरो के लिए चेक करेंगे, वन और जीरो के लिए चेक करेंगे। तो इसमें एक भी इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर क्लॉक है, क्लॉक का मतलब हमेशा वन जाएगा, ठीक है। क्लॉक में वन गया और एस में भी वन गया, तो ये क्या आ गया, वन वन में कंडीशन क्या होता है, जब दोनों वन वन होता है तो कंडीशन क्या होता है, जीरो जीरो, ठीक है। जब उसमें आप देखिए कि दोनों इसमें जो जाएगा वन वन जाएगा नैंड गेट में, तो वन इंटू वन क्या होता है, इसका बार निकालिए वन, और वन का बार क्या होगा, जीरो। तो ये जीरो जाएगा आपका। तो जब जीरो जीरो कंडीशन, जब जीरो जीरो लैच में जाता है तो क्या होता है वो आप ध्यान करें, तो इनवैलिड कंडीशन, तो ये हमारा इनवैलिड कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज आपको सबको चेक करना है, थोड़ा सा ऐसे ही करके सभी को आप एस आर फ्लिप फ्लॉप में चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए एस आर फ्लिप फ्लॉप में जो हमारा ये इनवैलिड कंडीशन आ रहा है वन वन का, ठीक है, इसी को हम निकालते हैं, इसी को हम रिमूव करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप में। बाकी जेके फ्लिप फ्लॉप हमारा सब कुछ सेम रहेगा, ये तीनों चीज से रहेगा, तीनों के लिए जीरो जीरो, जीरो वन के लिए, वन जीरो के लिए सेम रहेगा एज इट इज। सिर्फ वन वन के लिए हमारा जो है वो चेंज होगा, इनवैलिड होगा वन वन के लिए, ठीक है। तो हम वन वन के लिए हम चेंज करेंगे, इसके लिए हम लेके आएंगे जेके फ्लिप फ्लॉप दोनों के लिए, ठीक है। सिर्फ सब कुछ एस आर फ्लिप फ्लॉप की तरह रहेगा हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप, बस इनवैलिड कंडीशन में टॉगल हो जाता है, जीरो का वन और वन का जीरो, टॉगल करने के लिए हम लाते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो हम जेके फ्लिप फ्लॉप करते हैं इसके लिए। अब इसका एस आर फ्लिप फ्लॉप का हम टेबल भी बनाएंगे, तो टेबल जो आपका करेक्टरिस्टिक्स टेबल है वो उसमें हमने तीन इनपुट ले लिया था, ठीक है। तो तीन इनपुट जो है हमारा एस और आर और ये वाई का जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो देखिए दोनों में जीरो 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 वन ऐसा करके हम ले लिए तीनों कंडीशन के लिए। अब इसको हम चेक करेंगे कि हमने किस किस कंडीशन में इन होल्ड किया है और नो एक्सचेंज किया है। तो जीरो जीरो में हमारा क्या था, जो हमारा नो एक्सचेंज था, जब एस आर लिए थे जीरो जीरो तो होल्ड था, यानी कि नो एक्सचेंज था, ये लैच की तरह है ना। तो इससे इसको हम बनाएंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन टेबल में आप इसको देखिए कि हम जब इसको थ्री इनपुट्स के लिए लिए हैं, ये तो प्रेजेंट आउटपुट है होगा, ये प्रीवियस आउटपुट होगा जिसको हम क्यू बोलते हैं, ठीक है। तो तीन के लिए हम कॉम्बिनेशन ऐसे लिख लिए कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखिए एस आर में अगर हमारा जीरो जीरो था तो क्या हो रहा था, जीरो जीरो के लिए क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा जीरो हो रहा था, यानी कि होल्ड हो रहा था, है ना। तो इसमें दोनों कंडीशन में होल्ड होगा। होल्ड का क्या मतलब कि जो वाई की वैल्यू है, जो वाई की वैल्यू है वही एज इट इज आ जाएगा उठ के, ठीक है। फिर इसमें भी एस में जीरो और आर में वन, एस में जीरो और आर में वन हो रहा था, तो क्या हो रहा था, रिसेट हो रहा था। रिसेट का मतलब क्या हो रहा है, जीरो जीरो, ठीक है। रिसेट का मतलब यहाँ पे जीरो जीरो, ठीक है। और एस में वन वन और आर में जीरो जीरो, तो ये क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। सेट का मतलब वन वन, ठीक है। और एस और आर दोनों में अगर वन वन आ रहा था तो क्या हो रहा था, इनवैलिड कंडीशन हो रहा था उस टाइम में, है ना, कि इनडिटरमाइंड हो रहा है कंडीशन, तो हम डिटरमाइंड नहीं कर पाते, उसके लिए हम यहाँ पे क्रॉस लगाए हुए हैं। इसी क्रॉस लगाए हुए हैं, अब हम इसको बनाएंगे के मैप। केमएप के लिए भी क्या करते हैं, एस और आर एक वाई है, तीनों इनपुट है, तीनों इनपुट से हम यहाँ पे केमएप बनाएंगे, एस आर आर वाई, ठीक है। तो एस आर में हमने जीरो 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 वन 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 जीरो, ठीक है, ले लिया। वाई की वैल्यू जो है वो हमारा जीरो और वन के कंडीशन में लेंगे। अब देखिए कहाँ कहाँ पे वन है, उसको आपको केमएप में ड्रॉप करना है, तो वन 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 एक्स एक्स करना है, तो ठीक है, कहाँ कहाँ पे जिस जिस कॉलम में है उसको हमने ले लिया, ठीक है। अब हम इसको बना देते हैं क्या, एक तो इसको पेयर बना लेंगे, ठीक है, एक इसका पेयर बना लेंगे ऊपर वाले का, एक नीचे वाले का, ठीक है, ऐसे करके पेयर बना लेंगे। और इसका लिख देंगे हम के मैप। के मैप तो लिखना आपको आ गया होगा कि पहले हम इसको बनाएंगे पेयर चारों का, फिर हम ऊपर वाले सिंगल का और इसके साथ सिंगल का बना लेंगे, तो ये के मैप का इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे वन वन है तो क्या हो गया, ये टॉगल मतलब करने के लिए कंडीशन में आ रहा है ना। इसमें हम जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे आगे चल के। अब देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप में आपका जो है वो देखिए कि इसमें भी आता है कंडीशन सेम एज इट इज, मैंने कहा था कि यहाँ तक आएगा आपका, यहाँ तक आएगा आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए वन वन के लिए कंडीशन आएगा जो हम टॉगल करेंगे। वन वन में बस टॉगल हो जा रहा है, वो भी क्यों, क्योंकि जेके का वैल्यू हम वहां पर लेते हैं वन, है ना, और ये के का वैल्यू वन और ये क्लॉक का वैल्यू तो वन वन होता ही है दोनों में, तो ये इसमें जाएगा, इसके साथ ये क्यू की वैल्यू आएगी, क्यू बार आएगी यहाँ पे, और इसके साथ जाएगा क्यू का वैल्यू यहाँ पे आएगा। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और एंड नैंड गेट से पास करेंगे, तब ये जो होगा वो अगर हम क्यू लेते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है क्यू बार,
है ना। अगर हम जब क्यू बार लेते हैं तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा क्यू, यानी कि टॉगल हो जा रहा है। टॉगल मतलब 0 का 1 और 1 का 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पे कि हम इसको 3 इनपुट, क्योंकि हमारा सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ रहे हैं, सिक्वेंशियल सर्किट में प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड करता है ना। और 2 इनपुट और प्रीवियस आउटपुट भी है, तो ये तीनों के लिए हमने ले लिया इनपुट, और यहाँ पे हम आउटपुट लिख देते हैं। फिर आउटपुट से हमने क्या करा, केएमएफ यहाँ पे बना लिया। केएमएफ में भी आउटपुट में कहाँ केएमएफ देखना है, जहां जहां पे 1 है उसको हमें केएमएफ में दिखाने हैं, ठीक है। उसको हमने केएमएफ में दिखा दिया यहाँ पे। ओके स्टूडेंट। यूनिट 5th में जो है आपका मेमोरी क्या होता है ना, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ये चीज आपको पढ़ना है। तो देखिए मेमोरी, मेमोरी का देखिए कि मेमोरी क्या है कि स्टोरेज डिवाइसेस है, जो भी इनपुट होता है उसको स्टोर करता है अपने अंदर, है ना। जो भी हमें डेटा को प्रोसीड करना होता है, या जो भी हमें वीडियो प्रोसेस करना होता है, या जो भी हमें फाइल को, जो भी डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करना होता है, उसको अपने अंदर स्टोर करता है, उसको हम बोलते हैं मेमोरी। ये तो आपने पढ़ा भी होगा, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारा रैम रोम आ जाता है ना। जो भी हार्ड डिस्क वगैरह होता है वो हमारा क्या हो जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। तो रैम जो होता है वो हमारा होता है रीड ओनली मेमोरी, टाइप ऑफ मेमोरी यूज इन द डिजिटल सिस्टम which can perform only the read operation, जो only read operation को करता है। this means that the suitable binary information is already stored inside the memory। बिल्कुल जो भी उसका मेमोरी इंफॉर्मेशन होता है ऑलरेडी उसके अंदर स्टोर होता है। जो कि होता है रैम, जो होता रोम जो होता है आपको होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है आपको। तो ये सब चीज तो आप पहले भी पढ़े होंगे। 2 नंबर के हिसाब से आप ऐसे ही लिखना है। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज द यूनिट स्टोर्ड बाइनरी इंफॉर्मेशन इन द ग्रुप ऑफ बिट्स कॉल्ड द वर्ड, है ना। वर्ड जो होता है कि 1 बाइट इज टू 8 बीट होता है ना। एक बाइट में 8 बीट्स होता है, और 1 वर्ड में 2 बाइट्स होता है ना। 2 बाइट्स होता है यानी कि 16 बीट्स। 2 बाइट्स का मतलब 16 बीट होता है, ठीक है। तो जो हमारा मेमोरी होता है 2 टू दी पावर के वर्ड को, एन इनपुट वर्ड को हमें एन बिट को हमें स्टोर करना है। तो उसके लिए जो होगा एन डेटा लाइन्स होंगे इसके लिए, है ना। के नंबर ऑफ एड्रेस होगा 2 टू दी पावर के वर्ड्स को हमें बिट में स्टोर करने के लिए कितने एड्रेस लाइन्स चाहिए होगा, के एड्रेस लाइन्स चाहिए होगा। रीड राइट करने वाला जो हमारा मेमोरी है वो ही होगा, ठीक है। और डेटा आउटपुट लाइन हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में यही होता है कि जो मतलब मेमोरी को इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है अपने अंदर ग्रुप ऑफ बिट्स में, है ना। बिट्स का जो ग्रुप होता है उसको अपने अंदर स्टोर करता है। रैम हो गया स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम इसको बोलते हैं एसरैम, कंसिस्ट ऑफ द इसेंशियली इंटरनल एंड स्टोर द बाइनरी इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इंटरनली स्टोर करता है स्टैटिक रैम में, है ना। द इंफॉर्मेशन रिमेन्स वैलिड लॉन्ग पावर टाइड टू द यूनिट, ठीक है। एस रैम इज द इजियर टू यूज द हैज द शॉर्टर एंड रीड राइट द साइकिल्स। एस रैम को हम आसानी से रीड राइट कर सकते हैं, है ना, उसके लिए। तो इसलिए हम इसको, लो डेंसिटी होता है, लो कैपेसिटी होता है, हाई कॉस्ट हाई स्पीड होती है इसका, स्टैटिक रैम का। जब भी डायनेमिक रैम की बात करते हैं तो डायनेमिक रैम जो होता है कैपेसिटर आर प्रोवाइड इनसाइड चिप बाय मोस्ट ट्रांजिस्टर के थ्रू इसमें कैपेसिटर प्रोवाइड करवाते हैं इनसाइड द मेमोरी, ठीक है। डी रैम ऑफर द रिड्यूस द पावर कंजम्पशन। डायनेमिक रैम में होता पावर कंजम्पशन को रिड्यूस करता है। तो ये सब उसका कुछ पॉइंट है। हाई डेंसिटी हाई स्पीड होता है, उसमें क्या होता था लो डेंसिटी लो स्पीड लो कैपेसिटी होता था स्टैटिक रैम में। लेकिन डायनेमिक रैम में जो है आपका डेंसिटी हाई है, इसका जो कैपेसिटी है वो भी हाई होगा, कॉस्ट इसका लो होगा, उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है ना, लो स्पीड हो रहा है। तो ये सब आपका डायनेमिक रैम। ओके स्टूडेंट। यूनिट 5th में भी आप पढ़ेंगे। तो यूनिट 5th में आप देखिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है। हमने 2-2 नंबर वाले ही क्वेश्चन 4th और 5th यूनिट के करवाए हैं, कुछ और नहीं करवाया है, बस 2-2 नंबर के 3-4 क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में क्या होगा, एनालॉग सिग्नल जैसे वोल्टेज और करंट सिग्नल के एनालॉग सिग्नल उसको हमने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो ये कौन करेगा, कन्वर्टर एक डिवाइसेस है वो कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट पे बनता है ना। ये इसको कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को, यानी कि वोल्टेज करंट एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन है 0 को 1 में, और मतलब 0 और 1 के फॉर्म में देता है, डिजिटली आपको कन्वर्ट करके देता है वोल्टेज को और करंट को, ठीक है।
फिर डिजिटल टू एनालॉग की बात करेंगे तो जो भी हमारा डिजिटल में डेटा होगा उसको हमें एनालॉग सिग्नल में देगा। एनालॉग सिग्नल बोले तो वोल्टेज और करंट के फॉर्म में हमें सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा डिजिटली फॉर्म में, है ना। तो ये क्या करता है, डी टू ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है, ठीक है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे 2-3 क्वेश्चन ही बस हमने इसमें डाले हैं 50 अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ एडवांटेज जो होता है एनालॉग डिजिटल सिग्नल का और एनालॉग सिग्नल के ऊपर। तो एनालॉग सिग्नल की बात करेंगे हम, तो डिजिटल सिग्नल हमारा काफी अच्छा होता है जिसमें हमारा जो ट्रांसमिट इम्प्रूव द नॉइज इम्यूनिटी, है ना, नॉइज इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है कौन, डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में इतना एक स्टूडेंट 1 मिनट स्टूडेंट, वो बस एक ही स्लाइड है लास्ट का। वो एनालॉग टू डिजिटल में और डिजिटल टू एनालॉग में यही है कि जो हमारा डेटा डिजिटली डेटा है उसको हम कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल में, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में जो रहेगा डिस्क्रीट के फॉर्म में। तो ये एडवांटेज जो है वो क्या होता है एनालॉग में, इन डिजिटल सिस्टम में क्या इजी टू स्टोर, डेटा को स्टोर करते हैं, है ना, डेटा को हम स्टोर करते हैं जो इजी टू स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, लार्ज क्वांटिटी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करने में कैपेबल हो पाते हैं डिजिटल सिग्नल में। एनालॉग में ऐसा कुछ नहीं कर पाते। और नॉइज इंप्रूव भी होता है हमारा डिजिटल सिग्नल में, ठीक है, इफिशियंट इसकी काफी हाई होती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इसका काफी अच्छा होता है, इसलिए हम डिजिटल सिग्नल को ज्यादा प्रीफर करते हैं एनालॉग के कंपेयर में, ठीक है। अब देखिए, अब एक है हमारा ड्रॉ द एग्जांपल ऑफ द सर्किट डायग्राम एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में। 2 नंबर में सर्किट डायग्राम आपको करने के लिए कहेगा, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। तो सबसे पहले हम का जो है प्लांट है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सेंसर है या ट्रांसड्यूसर है ना, वो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को लेता है, एनालॉग सिग्नल को लिया और एंटी अलाइजिंग फिल्टर में लगाया। एंटी अलाइजिंग फिल्टर क्या करता है, बैंड लिमिट करता है, और जो भी सिग्नल है उसको बैंड लिमिट करके यानी कि उसमें बैंड पास फिल्टर लगाता है, नॉइज को इम्यून कर, नॉइज को हटाता है, रिमूव करता है ना, नॉइज को रिमूव करता है। अभी तक वो एनालॉग सिग्नल ही है क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। डिस्क्रीट वो बाद में होगा, जब सैंपल एंड होल्ड सर्किट के पास जाएगा तो उसको क्या करता हो, वो डिस्क्रीट एनालॉग में चेंज करता है, यानी कि जैसे एनालॉग में है मान लीजिए, तो डिस्क्रीट एनालॉग में उसको चेंज करेगा, पहले डिस्क्रीट एनालॉग में चेंज करेगा कुछ ऐसा, ठीक है। डिस्क्रीट एनालॉग में चेंज करने के बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है, जो डिवाइस लगा हुआ है ए टू डी सी कन्वर्टर, तो उसको कन्वर्ट करेगा पूरा पूरी डिजिटल सिग्नल में, पूरा डिस्क्रीट सिग्नल में वो कन्वर्ट करेगा। और फिर वो डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर के पास जाएगा, और कंप्यूटर के पास जाने के बाद वो डिजिटल बन गया, वो सिग्नल है ना, डिजिटल बन गया। फिर इसको एनालॉग में करना है वापस, तो वापस आप चलेंगे ऐसे, वापस चलेंगे तो डिजिटल बाइनरी सिग्नल में आएगा, ले सिस्टम है क्योंकि डिजिटल में जा चुका है। और जो भी सीपीयू होगा उससे आप सिग्नल को उसमें लेंगे, डिजिटल में लेंगे, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा के उसको एनालॉग में चेंज करेंगे, है ना। तो ये स्टेयर केस में जाएगा सिग्नल, और ये स्मूथिंग फिल्टर होगा, स्मूथिंग फिल्टर यहाँ पे लगाने के बाद उसको जो भी नॉइज रहेगा उसको रिमूव करेगा और सिग्नल को देगा एनालॉग में, ठीक है। तो यही कुछ प्रोसेस है कि जो भी हमारा सिग्नल है उसको सबसे पहले हम लेते हैं, प्लांट से रिसीव करते हैं, और देन एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, एंटी अलाइजिंग लगाने के बाद कुछ एनालॉग कन्वर्टर लगाते हैं, फिर यहाँ पे डिजिटल में कन्वर्ट होता है, और डिजिटल सिग्नल को हम यहाँ पे बाइनरी सिग्नल में लेते हैं, फिर यहाँ पे कन्वर्टर लगाते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और देन इसके बाद हम स्टेयर केस पे जाके फिर स्मूथिंग फिल्टर लगा के नॉइज रिमूव करके फिर हम यहाँ पे एनालॉग सिग्नल हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ये सर्किट डायग्राम है जो 2 नंबर में पूछता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको बनाया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू क्लास, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत आप लोग कोशिश करें कि इसमें जो 7 नंबर के क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं उसको आप लोग समझने की कोशिश करें, ठीक है। बार बार उसको प्रैक्टिस करें, 1-2 क्वेश्चन आप खुद से जब तक केएमएफ का नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा केएमएफ का क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरी वाला पोर्शन तो चलो ठीक होता है, लेकिन जो क्लास होता है न्यूमेरिकल या फिर डेटा बेस्ड क्वेश्चन, तो उसको आपको पेन पेपर लेके करना पड़ेगा, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।